आपके पिताजी पर भी खालिस्तानियों ने गोली चलाई थी। हरजिंदर सिंह जिंदा और सुखविंदर सिंह सुखी ये बेसिकली जा रहे थे जनरल वैद्या को मारने। बोला कि सर आई वाज नॉट फाइटिंग फॉर माय पर्सनल इंटरेस्ट, आई वाज फाइटिंग फॉर अ कॉज। पंजाब अब जो है ना सिर्फ वेपन्स कॉरिडोर नहीं रह गया है, वहां पर जो वेपन आता है वो वहां से अक्रॉस द कंट्री कई सारे जो ड्रग माफिया हैं, गैंगस्टर्स है, वहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। करतारपुर साहब कॉरिडोर जब शुरू हुआ तो यहाँ से जत्थे के जत्थे जाने लगे, तो वो एक आईएसआई को और एक अच्छा एक ओपनिंग पॉइंट मिल गया। तो वहां से लोगों को इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, और भी जो बड़ी जो पावर्स हैं, ग्लोबल पावर्स, उनका भी एक स्टेक्स हैं। टर्की का मैं मानता हूँ आरएसएस, बजरंग दल वगैरह के, विश्व हिंदू परिषद वगैरह के जो वर्कर्स हैं उनको इन्होंने मारना शुरू किया। अनऑफिशियल फिगर्स देखें तो लगभग बताते हैं कि 19,000 के आसपास जो हिंदू किलिंग हुई। ये जितना अपने आप को वेस्ट में जो कहता है इस मूवमेंट अपने आप को लिबरल बताता है, डेमोक्रेटिक बताता है, ये नैरेटिव वहीं पर पंक्चर हो जाता है जहां पर आप इनके कारनामे देखिए। इतने माइनॉरिटीज के किलिंग्स करना है, हिंदुओं से क्या, किस बात की नफरत, क्यों किलिंग? खालिस्तान खालिद से आया होगा, प्योर है इसका मतलब। फिर मुझे पाकिस्तान का ध्यान आया कि वो भी शाब्दिक अर्थ यही है उसका। तो ये पाकिस्तानियों से क्यों नहीं मांगते? हाँ, ये बात कई बार आई कि पाकिस्तान में क्यों नहीं मनाना है खालिस्तान, उनसे क्यों नहीं मांगते? ठीक है ना। दूसरी बात बताइए आप, पाकिस्तान के अंदर जो सिखों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं वहां पर, तो आई थिंक अभी ननकाना साहब के जो ग्रंथी थे उनकी बेटी को ही उठा लिया था, उस पर क्यों कमेंट नहीं करते? जिनके लिए खालिस्तान मांग रहे हो उन्हें नशा खिला खिला के बर्बाद कर दिया। आज जो खालिस्तान मूवमेंट है ना, ये कुछ नहीं, इट्स अ जोक। दिलजीत दोसांझ को जानते हैं आप? जानते ही होंगे। सोशल मीडिया के इस दौर में उनका नाम जाने बगैर कोई कैसे रह सकता है। हिंदुस्तान क्या, विदेशों तक में उनका कॉन्सर्ट सुनने के लिए लोग स्टेडियम चुटकी में भर देते हैं। अभी कनाडा के कैलगरी में 30 अप्रैल 2026 को उनका एक प्रोग्राम था। स्टेडियम भरा हुआ था खचाखच और अपना शो कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी नज़र पड़ी भीड़ में खड़े कुछ लोगों पर जो कुछ झंडे लहरा रहे थे। तो अचानक से दिलजीत ने शो रोका, उन लोगों को पंजाबी में डांटा और गार्ड्स को कहा कि इन सभी लोगों को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाए। ये लोग खालिस्तानी झंडा लहरा रहे थे, खालिस्तान समर्थक थे, और इसके बाद तो बस सोशल मीडिया पर खालिस्तानी कीवर्ड्स जो हैं उससे जुड़ी चीज़ें लगातार तैरने लगीं। लोग ढूंढने लगे आज की पीढ़ी के कि ये है क्या, ये मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, एक्चुअली ये कनाडा में क्या कर रहे हैं लोग अगर वो खालिस्तान समर्थक हैं, क्योंकि खालिस्तान की मांग तो हिंदुस्तान में हुई थी। और जब भी खालिस्तान की बात उठती है तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, दहशत का एक लंबा चौड़ा दौर जो कश्मीर में आपने देखा, उसके भी पहले वो पंजाब में हो रहा था। तो बहुत कुछ है खालिस्तान से जुड़ा हुआ। इंटरनल सिक्योरिटी का एक बड़ा मसला था खालिस्तान का भी, और सरकारों की नाक में दम हो गया था इसको नियंत्रण में लाते लाते। आज भी आप कभी ना कभी शायद सुनते होंगे कि किसी ने अमेरिका में या ब्रिटेन में झंडा लहरा दिया। कनाडा में तो हम अक्सर सुनते हैं, और कुछ खालिस्तानियों के बारे में अक्सर सुनते हैं कि वो पाकिस्तान में छिपे हैं। अननोन मैन का भी लेना देना है उससे। और अभी हाल ही में 5 मई 2026 को पंजाब में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तब भी खालिस्तान का नाम उभरा था। तो आज के पढ़ाको नितिन पॉडकास्ट में हमने सोचा कि खालिस्तान पर एक एपिसोड करते हैं, इसके बारे में थोड़ा गहराई से, लंबाई चौड़ाई में बात की जाए, और उसके लिए हम एक ऐसे एक्सपर्ट को लाए जिनसे आपका परिचय पहले से है। अभिनव पांड्या, आप काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट हैं, कई किताबें लिखी हैं, उनमें से कई पर तो हमने पॉडकास्ट भी किए हैं। जैसे एक मशहूर किताब है जैश ए मोहम्मद। ये जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन पर बहुत अथॉरिटी के साथ लिखी गई किताब है। आपको नहीं मिलेंगी कहीं ऐसी किताबें जैसे अभिनव लिखते हैं। मेरी फेवरेट है जिहाद गेम, जिहाद की पूरी ABCD है इसके अंदर। और टेरर फाइनेंसिंग इन कश्मीर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंटरेस्ट नाम का एक प्रतिष्ठित ऑनलाइन पोर्टल है, इस पर पहली बार खालिस्तान को लेकर एक लेख लिखा गया, वो भी आप ही ने लिखा। और फेयर ऑब्जर्वर, ये भी US में ऑनलाइन पोर्टल है, इस पर भी खालिस्तान के बारे में आप लिख रहे थे। इनफैक्ट खालिस्तान मूवमेंट से आपका भी एक लेना देना तो है, वो मैं पॉडकास्ट शुरू होने के बाद आपको बताऊंगा। बाय द वे, पॉडकास्ट शुरू ही है। स्वागत है आपका, और स्वागत है अभिनव पांड्या का। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, आमंत्रित करने के लिए। आपके साथ हमेशा बहुत मजा आता है। और सर रहते हैं बहुत दूर, दिल्ली NCR में रहते नहीं हैं, तो सर बहुत मुश्किलों से हाथ आते हैं।
पर मुझे बहुत खुशी है कि हम एक बार फिर से बैठे आप हैं। मुझे सिर्फ अभिनव बुलाएं, ये सर वर बहुत कॉलोनियल हो गया है। कोई अब सर आपके पास कोई अगर IAS IPS साहब है तो उनके लिए रखें सर। ठीक है, कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी पॉडकास्ट के दौरान अगर मुंह से निकल गया तो मान लीजिएगा मैंने अभिनव ही कहा है। ठीक है। तो मैं अभी ये कह रहा था कि ऐसे तो बहुत मुश्किल है कि कोई कह दे हमें नहीं पता खालिस्तान क्या है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ सुना होगा उसके बारे में, पर इसका सिरा शुरू कहाँ से हुआ, फिर खात्मे पर कैसे पहुंचा, और अब भी कभी कभी क्यों उभार आता है, ये मास्टर क्लास आपसे लूंगा। लेकिन आपके पिताजी पर भी खालिस्तानियों ने गोली चलाई थी, ये मुझे पता चला, ये क्या कहानी है? बड़ा अच्छा आपने, इनफैक्ट मैं इसी वाक़ये से शुरू करना चाहता था। मेरी वैसे टेररिज्म के अंदर बड़ा एक इंटरेस्ट रहा है, और शुरू से इनफैक्ट मेरे फादर पुलिस सर्विसेज से रिटायर्ड हैं, तो वो उन्होंने इंटेलिजेंस में भी काम किया है, तो हम लोग नोट करते, उस वक्त ऑब्जर्व करते थे सारे ये एक्टिविटीज़, ख़ास तौर से इस्लामिक टेररिज्म की। तो लेकिन उससे भी पहले 86 के अंदर, मतलब एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ उसका कोई टेररिज्म से कोई लेना देना, उदयपुर जैसी जगह, ठीक है ना, वो एक रिमोट स्लीपी टाउन आज भी जो है आप देखें तो इट्स कंपैरेटिवली इट्स वेरी स्लीपी। उस वक्त तो ठीक है, वो गाइड मूवी की शूटिंग हुई थी, उसके हिसाब से लोग जानते थे, बाकी तो कोई जानता नहीं था। वहाँ पर जो है ये खालिस्तानी दो बड़े ड्रेडेड मिलिटेंट्स थे, हरजिंदर सिंह जिंदा और सुखविंदर सिंह सुखी। ये बेसिकली जा रहे थे जनरल वैद्या को मारने के लिए। तो उदयपुर बीच में पड़ता है आपका, आप बम्बई जाते हैं तो अब उन दिनों उस वक्त मेरे फादर तब DSP थे, और वो एक यंग ऑफिसर थे, एंड काफ़ी वॉज लाइक अ बुल, मतलब फिजिकली। तो पुराने उस ज़माने में था एक कल्चर लोगों में थोड़ा सा क्या, तो अब उस दिन उदयपुर में बेसिकली 86 की बात है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रही, बट उस दिन राइट हुआ था उदयपुर के अंदर। एक JC बोस हॉस्टल है, उसके छात्रों के बीच में और कुछ सिंधी स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में कुछ दंगा झगड़ा टाइप का हो गया था। तो इनकी ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर। अब ये सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, तो इनको जो मेन जो कंट्रोल रूम होता है पुलिस का, वहाँ पर लगा रखा था। तो अब कई तरह की खबरें आ रही थी पूरी दिन में कि भाई वहाँ पर ये आग लग गई, वहाँ ये हो गया सर से, तो आधी उनमें अफवाहें होती थी, बट फिर भी आप नेग्लेक्ट कर नहीं सकते। तो ऐसे ही इनके पास खबर आई कि भाई किसी कहीं बिल्डिंग में आग लग गई है, तो ये उसको देखने चले गए। इनके साथ एक ADM थे उनके साथ में, SDM थे उनके साथ चले गए। वापस आकर के जैसे ही वापस आए तो वहाँ पर एक गाड़ी को रोक रखा था, 2 लड़के बाहर थे यंग से। अब वो उनसे पूछताछ हो रही थी, तो लोकल जवान वगैरह थे, शायद उनको समझ में नहीं आया था, वो अंग्रेज़ी में पंजाबी में कुछ बात कर रहे थे, तो क्या, तो फिर इन्होंने कहा कि साहब आप पूछिए इनसे क्या बातचीत है। तो फिर वो जैसे ही कागज़ लेके आ रहा था सामने से, आई थिंक वो उसमें जो गाड़ी की जो RC वगैरह होती है उसके अंदर कुछ कार्ट्रिज वार्ट्रिज थे उसको, तो उसको समझ में आ गया कि अब शायद पकड़े गए। तो एक बैठा था बाहर और दूसरा जो है कागज़ लेके आ रहा था, तो मेरे फादर ही थे आगे। तो उसने फायर कर दिया जो बैठा हुआ था बाहर, उसने, अब उसने बड़ी नज़दीक से फायर किया, और जो है वो ये राइट कंधा जो होता है इसको गोली चीर करके चली गई। तब तक इनको समझ में आ गया था, तो इन्होंने क्या किया, वो दूसरा जो आ रहा था उसको इन्होंने शील्ड कर लिया एकदम। तो अब वो शील्ड कर लिया, उसके बाद तो ही वॉज क्वाइट स्ट्रांग, तो फिर जो उसके कारण वो आदमी हिल नहीं सका कैसे, तो उसको मजबूती से पकड़ के रखा था। तो दूसरा बंदा जो था फिर वो दूसरा फायर नहीं कर पाया, क्योंकि उसको लगा कि अब अगर फायर करूंगा तो इसी को लगेगा। तब तक उसने 2-3 लोग और मार दिए वहाँ पर। एक इंस्पेक्टर आया था शेखावत करके, तो वो उसने, मेरे फादर खड़े, तो उसने पहले जो जनरल सैल्यूट करते हैं रूटीन पुलिस का जो प्रोटोकॉल होता है, तो उससे पहले कि वो पकड़ता उसको शूट कर दिया। अब एक मिस्टर रोशनलाल माथुर और थे, वो कंट्रोल रूम के अंदर पीछे बैठे थे, खिड़की से उन्होंने झांक के देखा, उसने शूट किया, हेडशॉट ले लिया। आप सोचिए उसका क्या गजब की ट्रेनिंग रही होगी, ठीक है। उसके बाद तब तक जो है वो भी काफ़ी बौखला चुके थे, और मेरे फादर भी जो थे उसको शील्ड करते करते, एक्चुअली जब गोली आपको लगती है ना तो आपको तुरंत पता नहीं चलता, मतलब जो है ना जैसे, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद यू स्टार्ट रियलाइजिंग द वीकनेस अंदर जो भी आती है। तो आई थिंक उन्होंने देखा होगा, तो एक बड़ा सा होल, तो फिर वो कोलैप्स कर गए। तब तक ये भी थोड़े से बौखला गए थे, तो ये फटाफट वहाँ से भागे, फिर वहाँ से आगे निकल गए थे। आई थिंक फिर बाद में जाकर के बॉम्बे जाकर के इन्होंने जनरल वैद्या का कत्ल भी किया था। आई थिंक बाय फाइनली फिर बाद में यरवदा जेल के अंदर इनको एग्जीक्यूट भी किया गया था। अब इनमें से एक जो था, मुझे उसका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, वो लंबे अरसे बाद जो है, आई थिंक 2002 या 3 के आसपास है ऐसे कुछ, जो उसको वापस उदयपुर लाया गया था पेशी के अंदर। तो तब वो थोड़ा एज में आ चुका था से, और उसकी शिनाख्त परेड हुई। तो इतनी अरसे बाद आपने रात को देखा है, बड़ा पहचानना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर मेरे फादर गए शिनाख्ती के लिए, और कोई बचा था नहीं सर से, कुछ लोग रिटायर हो गए थे, कुछ लोग मारे जा चुके थे उसमें। तो जो उसको एकदम आइडेंटिफाई कर सकता था वो सिर्फ मेरे फादर थे।
तो कहा कि भाई सुरेश चंद्र जी पंड्या साहब आप आए, बट इट्स अ वेरी फेमस इंसिडेंट। तो वहाँ पर गए तो उसको जो है बातचीत की उससे, तो वो ये कहता है कि अंग्रेजी में अच्छा बोला कि सर आई वॉज नॉट फाइटिंग फॉर माई पर्सनल इंटरेस्ट, आई वॉज फाइटिंग फॉर अ कॉज एंड यू आर ऑल्सो फाइटिंग फॉर अ कॉज। तो बड़ी एकदम बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसने बात की, तो कि सर अब आप मुझे जीने का एक मौका दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो ये कॉन्वर्सेशन हुआ। हालांकि उसका केस जो लड़ा जा रहा था, एक वहाँ के बड़े एक नामी गिरामी वकील हैं उदयपुर में, मिस्टर कंचन सिंह हिरण, वो लड़ रहे थे और बताते हैं कि बहुत पैसा आता था बाहर से, मतलब एक एक हियरिंग के 20-20 25-25 लाख खालिस्तान। ये और ये ट्रेट आप अब भी देखेंगे, अब भी जो है सर से जो इनके जो पुराने केसेस को चल रहे हैं उनके अंदर, जैसे जो बेन सिंह के हत्यारे जो थे उनके लिए जो केसेस और भी जगह चल रहे हैं सर से, कई सारे जो एग्जीक्यूशंस हुए, तो उनके लिए पैसा अब भी आ रहा है खालिस्तान से। कई सारी ट्रेड्स हैं, उनका मैं जिक्र करूंगा, बट ये एक किस्सा जो था वो पर्सनली मेरे फादर हालांकि बच गए, मतलब उनको लगी थी, लेकिन काफ़ी हॉस्पिटल वगैरह में फिर एडमिट रहे, लेकिन उसके बाद ईश्वर की कृपा थी कि वो उससे वापस जिंदा आ गए। बट एक बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म में ज़रूर रहा है। तो ये किस्सा तो ये था। किस साल की बात है ये? 86 की बात है। यस, मेरे जन्म से तो पहले की। वो एक अलग किस्म का दौर था। आज देखिए, मतलब है ना, उस वक्त जो एक्टिविटीज़ पंजाब में होती थी, एक आपने एक बड़ी पुरानी फिल्म है, शायद आपको ध्यान, माचिस करके एक फिल्म आई थी, बिल्कुल ध्यान है। उसमें वो बड़े मतलब कहते हैं ना, गुलजार साहब ने जो मूवी बनाई, बहुत ही मैं बड़ी तारीफ करूंगा, मतलब जो ना बहुत ही शानदार फिल्म बनाई, और काफ़ी जो डिपिक्शन जो था ना, यू कैन फील कि वो तब का पंजाब क्या था वाकई। लेकिन आपका इंटरेस्ट तो जागा, फिर आपने कब से सीरियसली फॉलो करना शुरू किया या पढ़ना शुरू किया इसके बारे में, कि खालिस्तानी मूवमेंट था क्या? फॉलो तो ऐसा है कि मैं कश्मीर में था। मेरा मेन इंटरेस्ट मोस्टली आपका इस्लामिक टेररिज्म, जिहादी टेररिज्म में था। अब कश्मीर में रहते हुए वहाँ पर मेरी कई सारे कश्मीरी सिखों से मेरी मुलाकात होती थी। तो कश्मीर में भी आप देखेंगे तो त्राल के अंदर, पुंछ वगैरह में, वहाँ सिखों का एक अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन है। तो उनसे हमारी बातचीत होती रहती थी, वो बताते रहते थे। अब उनका नज़रिया बिल्कुल अलग है, मतलब जो है ना, क्योंकि कश्मीर के अंदर सिखों ने एट्रोसिटीज़ फेस की हैं जिहादी एक्सट्रीमिस्ट के हाथों। आपको छत्ती सिंहपुरा या चिट्ठी सिंहपुरा जो कहते हैं, उसका किस्सा तो आपको याद ही होगा कि मतलब जो कई सारे जो यंग सिख्स थे उनको पाकिस्तान के मिलिटेंट्स ने मार दिया था। बिल्कुल। तो वो उनका रवैया बिल्कुल डिफरेंट है जो, और उनको ये अपने साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करते, तो वो काफ़ी आके मुझे बताते रहते थे। फिर जम्मू के अंदर भी कुछ जो है खालिस्तान मूवमेंट का एक प्रभाव था। वहाँ पर आपको कई सारे जो इवेंट्स होते रहते थे, उसमें ये जर्नैल सिंह भिंडरावाले वगैरह, इनकी तस्वीरें, तख्तियाँ वगैरह मंच पर दिख जाती, तो वो वहाँ से भी इंटरेस्ट जगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो पिछले 10 साल में इस मूवमेंट का एक इंटरनेशनल डायमेंशन हमारे सामने आया है, ठीक है, उस पर भी हम बड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वो काफ़ी बाहर एक्टिविटीज़ हो रही थी। अब चूँकि हालांकि मैं लिखता रहता हूँ इन सब चीज़ों के ऊपर, तो मेरा मेन फोकस तो है, लेकिन लोग तो टेररिज्म के नाम पर भी आपको क्या, आप इस पर ही बताइए, इस पर ही बताइए, खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म में क्या हो रहा है। मैं यूएस में भी रहा, वहाँ पर ही मैंने इनकी एक्टिविटीज़ देखी, तो फिर एक इंटरेस्ट बनता चला गया, और उसके बाद इसको फॉलो करते रहे। फिर बाकी उसके अलावा कई हमारे दोस्त हैं, पंजाब में भी हैं, कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, वो बताते रहते हैं दोनों तरफ से कि खालिस्तानियों की क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, आपकी एजेंसियों की क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, भारत सरकार क्या कर रही है। तो ये सारे किस्से आते रहते हैं। अभी भी कुछ घटनाएं घटती रहती हैं क्या, और एजेंसियां एक्टिव रहती हैं क्या? क्योंकि हमारी पीढ़ी ने खालिस्तानी आतंकवाद का वैसा चेहरा तो नहीं देखा, जैसे एक इंसिडेंट अभी आप बता ही रहे थे अपने पिता का। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज जो खालिस्तान मूवमेंट है ना, ये कुछ नहीं है, इट्स अ जोक, मतलब जो है ना, हमको बड़ी हंसी आती है। ये बड़े बेचारे डेस्परेट हो रखे हैं, इनके पास कुछ नहीं, उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन वो जो खाड़कू थे 1980s के, अर्ली 1990s के, वो बड़े भयंकर किस्म के खाड़कू थे, मतलब ना, फाइटिंग स्किल्स, पैशन, डेडिकेशन, जो ना कई सारे एनकाउंटर्स वगैरह के अंदर जो लड़ाइयाँ ना, तो वो एक अलग ही लेवल था उनका इधर से ना। अब आज जो है ये एक सोशल मीडिया एक्टिविज्म टाइप का जो है ना ज़्यादा है। देखिए, पंजाब के अंदर आप देखें तो पंजाब में तो इसको लेकर के काफ़ी डिसइल्यूजनमेंट हो गया, ठीक है, इस मूवमेंट को लेकर के। तो पंजाब में आज इसका कोई खास लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लोगों के अंदर कोई इसमें कोई ज़्यादा रुचि नहीं बची, ठीक है। फिर पंजाब के अंदर नस्ल को ख़राब कर दिया ड्रग्स ने, ठीक है। फिर जो है खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म के ऊपर गिल साहब ने जो है बड़ा गजब का काम किया, और इनको कहता है, इसको क्रश भी बड़ा कहते हैं कि, और मानना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की और गिल साहब की लीडरशिप को, कहते हैं कि, और डेफिनेटली उस ज़माने में जो
कांग्रेस के भी जो एक्टिव लीडर्स थे, चाहे वो मनिंदरजीत सिंह बिट्टा साहब हुए, इनकी जो एफर्ट्स रहे थे वो ह्यूमन्स एफर्ट्स, लाजवाब एफर्ट्स, मतलब जिसको कहते हैं कि हम राष्ट्रवाद की आज बात करते हैं, काफ़ी बातें करते हैं हम लोग, और हम लोग जनरली ये कहते हैं कि साहब राष्ट्रवाद जो है अभी बस पिछले कुछ सालों के अंदर ही सारा नेशनलिज्म इस देश में, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लड़ाइयाँ, जो बिटर, जो कहता है ना, बड़ी ब्लडी फाइट्स जो उस दौर में लड़ी गई थी, तब हमारी और भी लिमिटेशंस थी। आप देखें, इंडियन स्टेट कोई इतना मजबूत नहीं था तब, जो ना उस वक्त गांव में पेट्रोलिंग करने ट्रैक्टर्स पर जाते थे ये लोग पंजाब में, और इंडिया की इंटरनेशनली भी आपकी हालतें कोई ठीक नहीं थी, सारी ग्लोबल एजेंसीज वगैरह विल टेक अप ये सारे के सारे इश्यू। मैं आऊंगा उस पर। तो अब अभी जो हुआ है ना, देखिए मैं हाल फिलहाल में, देखिए पिछले 10-12 साल में ये मूवमेंट थोड़ा सा वापस एक खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके दो पहलू हैं। पंजाब के अंदर आप देखेंगे तो अंदर तो कोई इनको कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, कोई खास, लोग डिसइल्यूजन है बड़े। अब उसके भी कारण क्या है, उसके लिए हमें फिर इतिहास में जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब ये डेस्परेशन में ये लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जो छोटे मोटे पेटी क्रिमिनल्स, गैंगस्टर, स्मगलर टाइप के लोग जो हैं, उनको हायर करते हैं अपनी, ये इस तरह की आप ब्लास्ट करके आ जाओ, ये करके आ जाओ, क्या ग्रास, क्योंकि लोगों का तो सपोर्ट मिल नहीं रहा है ऐसे, नो, तो उनको हायर करते हैं ये लोग। फिर ऐसे लड़के हैं जो बेसिकली आपका कुछ ड्रग एडिक्ट्स हैं, ठीक है, अब उनको आप उनसे कुछ करा, हाँ, उनसे आप कुछ भी करवा लीजिए, क्या से उनको किसी को 10,000 दे दिया, 15,000 दे दिया कि आप, कोई लेना देना है नहीं, आप ग्रेनेड ब्लास्ट करके आ जाओ, ठीक है। किसी को कहा कि साहब आपको 50,000 दे दिया, आप वहाँ किलिंग करके आ जाओ, और उसके बाद अगर तुरंत आप एयरपोर्ट पे जा करके आप बाहर निकल लोगे तो हम आपको बाहर एजाइलम दिलवा देंगे, क्या बाहर आपके कागज क्लियर करवा देंगे, ये कर देंगे। तो इस तरह की सारे इनको ये लालचें देते रहते हैं, क्या। तो ऐसे लोग हैं। फिर जो है आपके गैंगस्टर्स हैं। अब गैंगस्टर्स, पंजाब में गैंग वॉर्स काफ़ी चल रही हैं, आपको पता ही है सारा, चाहे उसमें ड्रग्स हो, नार्कोटिक्स हो, और ये गैंगस्टर्स जो हैं अब एक बार इसमें शामिल हो जाते हैं, फिर जो है उनको थोड़ा सा कहते हैं ना, एक अच्छा बनने का भूत सवार होता है, अच्छा सिख बनना है। अब अच्छा सिख बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप अमृत चखें। अब पाप इतने किए कि आप जो है उतना तो कर नहीं सकते, तो फिर वो थोड़ा सा अपने आप को जो कहते हैं ना, एक कौम की नज़र में एलिवेट करने के लिए ये थोड़ा सा खालिस्तान के साथ जो है ना, इन एक्टिविस्ट के साथ, इनके साथ जो है अपने आप को एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं, और किलिंग्स विलिंग्स में पार्ट लेना शुरू कर देते हैं। और बेशक उसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, इनके पास बाहर से पैसा आता है। तो पिछले 10 सालों में 3 फेज आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फेज के अंदर इन्होंने शुरू की थी टारगेट किलिंग्स, ठीक है। उसमें बीजेपी और जो अब बजरंग दल, सॉरी आरएसएस, बजरंग दल वगैरह के, विश्व हिंदू परिषद वगैरह के जो वर्कर्स हैं, उनको इन्होंने मारना शुरू किया। आई थिंक 2017 के अंदर वो गगनेजा करके थे, उनको मारा था। उसमें एक शेरा करके एक लोकल लड़का था, गैंगस्टर्स वगैरह थे, उन्होंने मारा था। और वो इनको इसलिए मारते थे कि भाई ये लोग जो थे, जब मिलिटेंसी के दिन थे पंजाब के अंदर, तब ये लोग पुलिस के इन्फॉर्मर हुआ करते थे, तो इसलिए इनको मारेंगे। पहले वो किया इन्होंने। उसके बाद फिर सेकंड फेज के अंदर इन्होंने पुलिस स्टेशंस और पुलिस पोस्ट जो हैं वहाँ पर ब्लास्ट करने शुरू किए। एक्चुअली पंजाब में मिलिटेंसी के टाइम में बहुत सारे पुलिस के नाके खुल गए थे, जगह जगह पुलिस स्टेशन खुल गए थे, तो ये उसको उससे एसोसिएट करके देखते हैं कि उस वक्त जो ज्यादतियाँ हुई उसके रिस्पॉन्सिबल ये हैं। तो ये वहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे ब्लास्ट करने शुरू कर दिए, ठीक है। पुलिस एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर इस तरह से, पुलिस कहीं CID के ऑफिस पर कर दिया, कहीं क्या कर दिया। अब तीसरा फेज आया। तीसरे फेज के अंदर ये मोस्टली बस मतलब है ना, अभी बहुत रिसेंटली, पिछले आप 2026 से ही मान के चले, इसमें ये लोग सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उस पर अटैक करना शुरू कर रहे हैं। जैसे अभी जो लेटेस्ट अटैक्स हुए वो BSF के कैंप के बाहर हुआ, आर्मी के कैंप के बाहर हुआ, फिर एक शंभू जगह पटियाला में है, वहाँ पर रेलवे ट्रैक के वहाँ पर ब्लास्ट हुआ। फिर आपका जो है आई थिंक BJP हेडक्वार्टर्स जो थे वहाँ पर, तो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहे हैं। अब इनमें है कुछ नहीं, लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है, ठीक है, IEDs वगैरह ब्लास्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटी और इन टर्म्स ऑफ कहता है ना जो एक्सप्लोजन इम्पैक्ट वगैरह, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन टेरर क्रिएट करना, उसका जो है ना ऑप्टिक्स जनरेट करने में इनको बड़ा इंटरेस्ट है। फिर हुआ क्या है, देखिए पिछले सालों में पंजाब में वेपन्स बहुत आए। पिछले 1 साल के अंदर ही करीब 350 रिकवरीज हुई हैं, बता रहे हैं। और उसमें 8-9 तो AK-47 तक मिली हैं, क्या, विच इज़ वेरी अलार्मिंग, बिकॉज पहले AK-47 मिलिटेंसी के डेज में थी, बट उसके अलावा भी आप ग्लॉक पिस्टल्स हैं, चाइनीज़ पिस्टल्स हैं, जिगाना पिस्टल वहाँ पर आ रही है। और ये ड्रोन से बहुत ड्रॉपिंग्स हो रही हैं वहाँ पर। ड्रोन से उसमें करीब 1.5-2 किलो का पेलोड जो होता है ड्रोन का, उसमें ये लोग ड्रग्स भी डाल देते हैं, फेक करेंसी भी डाल देते हैं, वेपन भी भेज देते हैं ऐसे। और इसमें दोनों साइड से गैंगस्टर्स भी आपके इन्वॉल्व हैं। तो ये वेपन काफ़ी आ रहा है, ऐसे ड्रग्स काफ़ी आ रहा है। तो अब एक तो प्रश्न ये उठता है कि भाई इतना वेपन आ रहा है तो जा कहाँ रहा है, मतलब इंसिडेंट तो उसके मुकाबले हो नहीं रहा है। मेरा एक एक्सप्लेनेशन ये है, मतलब जो मुझे लगता है वो ये है कि पंजाब अब जो है ना, सिर्फ वेपन्स कॉरिडोर नहीं रह गया है।
वो क्या एक ट्रांजिट कॉरिडोर टाइप का बन गया, मतलब वहां पर जो वेपन आता है वो वहां से अक्रॉस द कंट्री कई सारे जो ड्रग माफिया हैं, गैंगस्टर्स हैं, वहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो भी एक ट्रांजिट कॉरिडोर है। उसके अलावा कश्मीर और पाकिस्तान के जो एफर्ट्स हैं इन दिनों, वो कश्मीर और पंजाब टेररिज्म को मतलब मेजर वैसे शुरू से इनका रहा है, बट उसको काफ़ी एक इंटीग्रेट करने का प्रयास रहा है। तो वहाँ पर भी पाकिस्तान में भी आप देखेंगे तो जितने जो खालिस्तानी टेररिस्ट एक्टिविस्ट हैं, वो जो पाकिस्तान के जो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ उनका रेगुलर रब्ता रहता है, आईएसआई के साथ कनेक्शंस हैं उनके। इनफैक्ट गोपाल चावला जो था वो तो उसके साथ, वो हाफिज सईद के साथ कई बार उसने मंच शेयर किए हैं, तो उनका एक लाइन वो रहती है उनके साथ। करतारपुर साहब कॉरिडोर जब शुरू हुआ तो यहाँ से जत्थे के जत्थे जाने लगे, तो वो एक आईएसआई को और एक अच्छा एक ओपनिंग पॉइंट मिल गया, तो वहाँ से लोगों को, हाँ वहाँ पर ये वो भी एक, यस बिल्कुल, तो इसीलिए पाकिस्तान चाहता भी था, तो उसको लोगों को कल्टिवेट करना और वो शुरू कर दिया उन लोगों ने इस तरह से सारे के सारे सिख एक्टिविस्ट को। अब एक चीज़ और मैं इसमें मेंशन करूँगा कि देखिए जो इतना ये वेपन आ रहा है इस तरह से, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर देखिए एक और एंगल है इसके अंदर, है ना, तो वो है कि इसमें इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, और भी जो बड़ी जो पावर्स हैं, ग्लोबल पावर्स, उनका भी एक स्टेक्स हैं। टर्की का मैं मानता हूँ इसके अंदर जो है, बिकॉज टर्की आजकल पाकिस्तान का एलाय है, तो जिस तरह से कश्मीर के ऊपर टर्की का एक्टिविज्म है, तो डेफिनेटली इस एरिया के अंदर भी जो है ना कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट है, और चाहे वेपन सप्लाई हो या चाहे और तरह की हेल्प हो, मीडिया नैरेटिव्स हों। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर तो टर्किश इंटेलिजेंस के अफसर मारे भी गए थे, आपने देखा होगा, उसमें 2-3 अफसर वहाँ पर। फिर चाइना का भी एक रोल है इंडिया को डिस्टर्ब रखने के लिए, वेस्टर्न एजेंसीज भी हैं जो इन चीज़ों को सपोर्ट करेंगी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को होल्ड करने के लिए। और लास्ट जो मुझे लगता है कि देखिए पाकिस्तान को अब ये कहीं ना कहीं लगने लगा है कि एक बड़ी जो है ना जंग हिंदुस्तान के साथ फ्यूचर में एक वो अवश्यम भावी है, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं। अब ऐसी स्थिति बनती है तो पाकिस्तान निश्चित तौर पर ये चाहेगा कि पंजाब के अंदर और कश्मीर मेनलैंड के अंदर आप एक ऐसा इंटरनल अनरेस्ट क्रिएट करें कि लोकल पॉपुलेशन मैसिव, वो कहते हैं ना, सोशल अनरेस्ट हो जाए, मैसिव रिवोल्ट हो जाए, chaos हो जाए, हाँ, ताकि फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट और मूवमेंट में बड़ी दिक्कत है। हालांकि वो सिर्फ पंजाब और वहीं तक कन्फाइंड नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट में भी काम कर रहे हैं, उसके अलावा भारत के जो और एरियाज है वहां पर भी जो है लोकल लेवल पर इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको मजबूत कर रहे हैं, मगर पंजाब और कश्मीर आपके स्ट्रेटेजिकली बड़े क्रिटिकल हैं। और एक और चीज़, सॉरी मुझे माफ़ कीजिए, तो नहीं। तो जो इसका एक जो इंटरनेशनल डायमेंशन है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये उसमें मोस्टली जो डायस्पोरा जो है आपका सिख डायस्पोरा, चाहे उसमें वेस्ट में है, कनाडा, अमेरिका और ये आपका यूके वगैरह, वहाँ पर ये लोग एक्टिव हैं। फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर भी एक्टिव हैं। तो अब ये जो मूवमेंट है, जैसा कि मैंने बताया, पंजाब में तो इनका कुछ है नहीं बेस, ठीक है, ये इतने डेस्परेशन में है कि अब इनसे खुद कुछ हो नहीं रहा, लोगों का सपोर्ट मिल नहीं रहा, तो छोटे मोटे थर्ड रेट गैंगस्टर्स और क्रिमिनल से काम करवा रहे हैं। लेकिन बाहर जो है इनका एक सपोर्ट बेस है ठीक ठाक सा। अब वहाँ पर इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, जैसे कनाडा में आप देखिए तो ये सरे वरे और ये सारे जो एरियाज हैं ना, वो बड़े पुराने खालिस्तानी हॉटस्पॉट्स हैं। वहाँ पर सपोज देखिए, सब आपकी 10 लाख पॉपुलेशन है, ठीक, कनाडा के अंदर, सपोज मान लिया सिखों के अंदर, तो उसमें 9 लाख जो है वो कोई बहुत एक्टिव सपोर्टर्स नहीं है, वो साइलेंट हैं, ठीक है, अंदर से चिढ़ते भी हैं, मगर इनके जो माइनॉरिटी जो है, जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, 20-30 लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा बोलते करते हैं, लेकिन इनका जो है ना इकोसिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। इन्होंने गुरुद्वारों पर कब्जा कर रखा है। अब गुरुद्वारे में आपको शादी के लिए जाना पड़ता है, तरह तरह की डिपेंडेंसीज होती हैं एक एवरेज सिख की, तो गुरुद्वारों पर इनका जो कब्जा है, वहाँ से इनका एक अथॉरिटी, इनकी ब्लैकमेलिंग और उस तरह का जो कहते हैं डोमिनेशन का छा जाता है। फिर जो है पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं ये काफ़ी हद तक। जो सेकंड जनरेशन जो खालिस्तानी है अब तो कनाडा में, मोस्टली जो फर्स्ट जनरेशन जो थी वो तो अब इतनी एक्टिव नहीं है और कई सारे मर भी गए। सेकंड जनरेशन लोग हैं, अब ये पार्लियामेंट के अंदर घुस गए हैं, प्रोविंशियल जो असेंबलीज हैं उनके अंदर घुस गए हैं, तो उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट डेवलप हो गए कि उनको वोट्स के लिए भी जो है इनकी सपोर्ट सिस्टम चाहिए इनका। प्लस फिर इन्होंने मीडिया के अंदर अपनी अच्छी अपनी कहते हैं ना मजबूत प्रेजेंस बना रखी है। यूनिवर्सिटीज़ में, एकेडमिक्स के अंदर जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है उसके अंदर बना रखी है। पुलिस के अंदर, आरसीएमपी के अंदर हैं ये लोग, इंटेलिजेंस में हैं ये लोग, तो इनका इकोसिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। तो इसलिए आपको लगता है कि मतलब ये जो भी कुछ भी करता है ना, उसका एम्प्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। आपने तो काफ़ी विस्तार में बता दिया, हालांकि मैं धीरे धीरे सब पे आने वाला था, मगर मुझे पूछना भी ये है, और बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी भी नहीं होगी शायद, एक तो शब्द है खालिस्तान, क्या है, कहाँ से निकला, कितनी पुरानी मांग है, कौन मांग रहा है? अब देखिए ये इसके लिए और पीछे जाना पड़ेगा, क्या नो, चाहता भी वही हूँ मैं, ठीक है, आज ये मास्टर क्लास है। आप चलिए 1864 में
1860 एक्चुअली हुआ क्या, देखिए जब महाराजा रंजीत सिंह इनके बाद जब सिख एम्पायर कोलैप्स हुआ तो एक बड़ी डिस्पॉन्डेंसी तो थी, भाई मार्शल कम्युनिटी थी, उनकी लीडरशिप ख़त्म हो गई थी और जो है ना वो महाराजा दलीप सिंह जो थे उनको अंग्रेज़ लेके चले गए थे, तो बड़ा बिखराव सा था। लेकिन मार्शल ट्रेड्स इनमें थे, ये अंग्रेज़ समझ चुके थे। तो 1864 के अंदर सर एक था ब्रिटिश अफसर था, स्कॉलर एडमिनिस्ट्रेटर था, मैक्स आर्थर मैकॉलिफ, ये पंजाब पहुंचता है। इसने देखा कि वही आइडियल ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल थियरी, आप जो है कुछ करो इनका क्या तो उसने उसको स्टडी किया काफ़ी सिखिज़म को, और उसके अलावा इसने एक थ्योरी प्रपोंड की कि साहब सिख्स जो हैं वो सेपरेट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है उनकी, और वो हिंदुओं से अलग है, उनमें बड़ी यूनिक मार्शियल ट्रेट्स हैं उनके अंदर, और जो है आप उनको, उसने कहा कि हिंदुइज्म इज़ लाइक अ बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर विच विल स्वॉलो आपका सिखिज्म, आपको ख़त्म कर दे। तो ये इस पर इन्होंने जोर देना शुरू किया। और उसमें एक चीज़ और थी कि अंग्रेज़ बेसिकली वो चाहते थे कि थोड़ा सा, उनको पता चल गया था कि मिलिट्रीली ये बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, तो अगर आपको इसको अपने सिस्टम में लेकर के आना है तो आप इसको आइडियोलॉजिकली और कल्चरली भी आपको जो है इसको रेस्ट ऑफ द जो मोस्टली जो डोमिनेंट हिंदू डिस्कोर्स है और जो कल्चरल मिली उससे आपको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो वो इन्होंने शुरू कर दिया काम। उसके बाद जो है आर्मी के अंदर भी ये सिख और हिंदू यूनिट्स को सेपरेट करने लगे और उन चीज़ों पर एम्फेसिस करने लगे। फिर आपका और उसमें एक और चीज़, अब कुछ चीज़ें और जो है ना कुछ सर्कमस्टेंशियल फैक्टर्स से वो इन चीज़ों को बल देने लगे कि भाई जैसे जो डोगराज जो थे कश्मीर के, उन्होंने आपका महाराजा रंजीत सिंह के बाद जो है अपना कश्मीर के अंदर एक एम्पायर बना लिया। पहले जम्मू कश्मीर पार्ट था, पंजाब रियासत था। उन्होंने कश्मीर को परचेज किया डोगराज ने। तो एक ये नैरेटिव चला दिया कि साहब डोगरों ने जो है सिख कौम को धोखा दिया है, ये दिया है सर से, धक्का लगा है सिख कौम को। ये बड़ा एक पंजाबी सिख जो है ये टर्म यूज़ करेंगे, धक्का हुआ है सिख को। तो वो सारी चीज़ें उसको ऐड करती गई। फिर उन दिनों जो है ना बेसिकली एक आप इसको सिखिज्म कहते हैं, मैं थोड़ा सा, हालांकि मुझे इस वर्ड से थोड़ी सी चिढ़ है बिकॉज मैं उस पर भी आऊँगा कि ये एक जो अगर आप ओरिजिनल गुरुओं का या इनका जो देखें तो ऐसा कुछ है नहीं कोई सेपरेशन, ठीक है ना। तो इसलिए मैं खैर चलिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस में यूज़ कर रहा हूँ, बट उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा एक प्रेशर एक तरह से फेस है ना, एक्सटर्नल प्रेशर्स। अहमदिया मूवमेंट खड़ा हो गया था पंजाब के अंदर, ठीक है। फिर आपका आर्य समाजी मूवमेंट भी खड़ा हो गया सेम टाइम पर ना। तो अब ये और क्रिश्चियन मिशनरीज और थे, तो और 1875 के आसपास महाराजा को ही उठा के ले गए थे इनके, तो ठीक है वो ईसाई बना दिया था दिलीप सिंह, वो छोटे थे। तो वो एक इंटरनल प्रेशर, थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर सारे आ रहे थे, तो क्राइसिस मोमेंट था। तो आई थिंक 1873 सिंह सभा मूवमेंट शुरू होता है, ठीक है। अब सिंह सभा मूवमेंट के अंदर यही बातें थी कि सिखों में रिफॉर्म करना है आपको, और उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी को करना है तरह से, और उनको थोड़ा सा एक रिवाइटलाइजेशन ऑफ सिख आइडेंटिटी। आगे फिर इसमें इसमें धड़े हो गए, एक थी अमृतसर सिंह सभा और एक लाहौर सिंह सभा। अमृतसर सिंह सभा जो थी वो बेसिकली आपके ट्रेडिशनल सिख्स थे, कंजर्वेटिव थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब वो डाइवर्स जो प्रैक्टिस, सिखिज्म में भी काफ़ी डाइवर्स प्रैक्टिस आ गई थी, ठीक है। उस चीज़ को वो लोग कहते हैं कि साहब ये हमारा पार्ट है, हम इसको वो नहीं करेंगे। जो लाहौर वाले जो थे वो उनसे अलग हट गए कि नहीं, हमें ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो सिखिज्म में जो डाइवर्सिटी आ गई है, जो हिंदू प्रैक्टिसेस का जो वो है दर से, उसको हम नहीं मानेंगे, और हमें इसको एक अलग, वो थोड़े रेडिकल टाइप के होते जा रहे थे, उसको एक मोनोथीस्टिक ट्रेंड की तरफ ले जाना चाह रहे थे। अब उसके बाद फिर 1920s में आप आइए तो उस वक्त जो है फिर गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट शुरू होता है। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट को फर्स्ट 1920 के अंदर आई थिंक अकाली इनका फॉर्मेशन हुआ था, और तब तक गुरुद्वारे संभालते थे उदासी महंत। उदासी महंत जो थे वो बेसिकली इनको फाउंडर जो थे वो गुरु नानक देव के उनके बाबा के बेटे ही थे उनके, ठीक है। जैसे मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट उनके बेटे जो उनके फाउंडर थे। और उदासी महंत जो थे वो अलग अलग कास्ट से आते थे, उसमें कई तरह के लोग थे, और वो लोग बेसिकली वो टीका भी लगाते थे, जनेऊ पहनते थे, और जो है हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस जो थे उनकी पूजा भी करते थे, आइडल वर्शिपिंग वगैरह भी वो लोग करते थे, ठीक है। और कई सारे जो रिचुअल्स होते थे ब्राह्मणिकल वो फॉलो करते थे। और जो 18-19 सेंचुरी के अंदर एक्चुअली जो सिख्स का जो परसिक्यूशन हुआ बाय मुगल्स, तब जो है सारे गुरुद्वारों के कस्टोडियंस ये उदासी महंत थे, क्योंकि इनको बेनिफिट क्या था, ये वो नहीं रखते थे ऊपर सारे पग वगैरह नहीं रखते थे, तो इससे ये लोग एस्केप कर जाते थे, और पता नहीं चलता था मुगल आर्मीज को भी ये भी सिख हैं, तो ये बच जाते, तो ये उनको गुरुद्वारों को संभालते रहेगा ना।
तो अब उसके बाद अब ये ऐसा एक जनरल नैरेटिव ये है कि ये उदासी महंत बड़े करप्ट हो गए थे, इनमें फाइनेंशियल करप्शन आ गया था, डोमिनेशन आ गया था, और सारा का सारा जो है ना ये हिंदू प्रैक्टिसेस, ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को उसमें गुरुद्वारों में चलाने लग गए थे। इस तरह की बातें आ गई थी। देखिए, करप्शन कई बार कोई संस्थाएं लंबी चलती है तो कुछ लोग इंडिविजुअली भी करप्ट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना पूरे इंस्टीट्यूशन को ही करप्ट कहते हो। तो इस तरह की कई सारे नैरेटिव्स थे। तो सिंह सभा जो थी, सॉरी अकालीज जो थे, इन्होंने इनके अगेंस्ट मूवमेंट शुरू किया 1920s में। अब चूंकि ये जो है आपके सारे जो उदासी, इनको ब्रिटिशर्स भी सपोर्ट करते थे, तो ये इस मूवमेंट ने तुरंत जो है एंटी कॉलोनियल आपका वो एक टर्न ले लिया। अब इसमें कांग्रेस भी और गांधी जी भी जो है अकालीज के साथ में आ गए थोड़ा सा। अच्छा, वो मतलब सारे ये दौर था इसमें अकालियों के हाथ मजबूत करने की कोशिश अब सब कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये अंग्रेजों के भी खिलाफ हैं। तो यस, तो अब उसमें उस वक्त कई सारे बड़े स्ट्रगल हुए। एक महंत नारायण दास था, उदासी महंत था, तो उसने आई थिंक उसके जो मर्सनरीज जो लठैत वगैरह थे, उन्होंने कहीं अकाली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको 100 के ऊपर लोग थे, उनको मार दिया। तो वो मसाकर बड़ा फेमस हुआ था। फिर एक जो गुरु का बाग मोर्चा, वहाँ पर जो है जो अनार्म्ड अकालीस को मारा गया, मतलब उनको पिटाई की गई थी। फिर जैता का मोर्चा, जो नाभा के जो किंग थे उनको हटाया था। तो उसके बाद तो ये सारा एक मूवमेंट टाइप सा बन गया। ठीक है। फाइनली फिर जो है 1925 में गुरुद्वारा एक्ट अंग्रेज लेकर के आते हैं, तो सारा आपका जो है गुरुद्वारा का कंट्रोल अकालीस को दे दिया गया। ठीक है, महंत सारे बाहर निकाले गए। उसके बाद से फिर जो है वो जो एक सेपरेट सिख आइडेंटिटी का जो मूवमेंट था वो उसको बल मिलता गया, मतलब जो है ना फिर एक मतलब एक टर्न डिफरेंट हो गया हुआ था, जिसको कह सकते नहीं कि आप जो एक सेपरेशन फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, हम उस पर ही बात करेंगे कि ये किस तरह से चीज़ें थ्योरेटिकली गलत हैं, बट वो वहाँ से ये चीज़ें आगे ऐसे आगे बढ़ी। अब फिर आगे आप 47 के टाइम पे आप आते हैं, पार्टीशन जब इंडिया का हो रहा था, तो पंजाब जो था उसमें जो डिवीजन की बातें आ रही थी, तो उस वक्त एक थे आपके यूनियनिस्ट पार्टी के सिकंदर हयात खान, ठीक है, और कई तरह के लीडर्स, एक मास्टर तारा सिंह थे जी। अभी मास्टर तारा सिंह तो अब हालांकि आजकल बड़े ये हीरो हैं इनके सारे सिख सेपरेटिस्ट के इनके, बट ये वो कैरेक्टर था जो जिसने विश्व हिंदू परिषद के अर्ली फाउंडिंग मेंबर्स में से ही एक था, मास्टर तारा सिंह। ठीक है, आज जो सारा जो खालिस्तानियों का जो मेन विरोध तो हिंदुत्व उसके अगेंस्ट है, ठीक है, तो भी, लेकिन जो इनके जो सबसे बड़े हीरो जो हैं वो थे तब मास्टर तारा सिंह, विश्व हिंदू परिषद के फाउंडर मेंबर्स। उसके अलावा और भी कई सारे इनके लोग थे, एक भाई वीर सिंह थे, कान सिंह नाभा थे, ऐसे वो 1920s वगैरह में ये लोग एक्टिव थे। और ये लोग जो है बेसिकली इस तरह के पर्चे निकालते थे कि हम हिंदू नहीं, ये आई थिंक कान सिंह नाभा का था ना, और एक सेपरेट आइडेंटिटी पर काफ़ी बल देते थे। वीर सिंह उनका भी यही नैरेटिव था। बट ये लोग जो है ना, जो आप इनको देख, आज ये बड़े वैसे इनके रोल मॉडल्स हैं, लेकिन इनका जो उस वक्त के जो कोर इशूज थे ना, जैसे जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के ऊपर इन लोगों की तरफ से कुछ रिएक्शन नहीं आया था। ये जो इनके जो मेन प्रोपोनेंट्स थे, जो आइडियोलॉग्स थे, इनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप 47 में जब आते हैं तो सारा का सारा ये मास्टर तारा सिंह वाला खेल हुआ। अब जो है ठीक है, पंजाब का डिवीजन हुआ, उससे बड़ी नाराज़गी थी कि भाई हमें ओरिजिनल पंजाब चाहिए, सब कुछ, ये सारी की सारी बातें थी। फिर लैंग्वेज को लेकर के मूवमेंट्स, आपके जो अकालीज वगैरह जो थे, इस तरह से इनके अंदर ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स तो पूरे भारत में चल रहे थे सारे के सारे तरह से ना। और फिर तब तक ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वगैरह और ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बन चुके थे। फिर आप आइए जो है ना सर से, जब इस तरह के वो तो चल ही रहे थे, अंतर कहते हैं सिमरिंग टेंडेंसीज, पंजाब हरियाणा का विभाजन वगैरह और वो सारी की सारी चीज़ें, छोटा तो, होता चला गया राज्य, और ज़्यादा छोटा यस, हुआ। तो वो नफरत तो अंदर ही अंदर, जो कहते हैं ना गुस्सा, वो चीज़ें चली रही थी। और बेसिकली पंजाब में क्या है, देखिए, एक वो है ना सेंटिमेंट अगेंस्ट दिल्ली दरबार, वो तब से आ रहा है ना, आपका जो मुगल्स के टाइम से, क्या तो दिल्ली दरबार क्या, तो इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि देखिए, जब तक भारत की राजधानी दिल्ली है, कुछ ना कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, और तो साउथ भी आपसे खुश नहीं है। ठीक है, पर उसका ऑप्शन क्या है? कोई तो ऑप्शन है, बनानी पड़ेगी आपको। ईस्ट भी आपसे खुश नहीं है। ठीक है सर, तो दिल्ली दरबार जो है ना, बड़ी एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। ठीक है, तो वो बड़ी सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें बैठी हुई हैं। ठीक है, डीप रूटेड सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। ठीक है, और एक बगावत का कल्चर है बड़ा। ठीक है, कि आप शहीद होने का, बगावत का। ठीक है, क्योंकि पुरानी वो सारी चीज़ें, गुरु गोविंद सिंह के साहब के जो स्ट्रगल थे, गुरु तेग बहादुर साहब के जो स्ट्रगल थे, वो सारे के सारे वो चीज़ हैं। अब उसके बाद फिर 73 के अंदर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, ये बड़ा क्रिटिकल है। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने पहली बार डिमांड की कि साहब रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, और जो है सेंटर का कंट्रोल सिर्फ जो है डिफेंस पर, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर रहे, और करेंसी के ऊपर, बाकी सारा इंटरनली हमको पावर्स दे दीजिए।
चंडीगढ़ हमको ट्रांसफ़र कर दीजिए, पंजाबी स्पीकिंग जो नेबरिंग एरियाज़ हैं आप वो हमको दे दीजिए, और कंप्लीट हमारी अथॉरिटी अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की बातें इनकी डिमांड से, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप ये बात करेंगे तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल लीजिए ना भारत का, मतलब जो तब सेंटर तो स्टेट बहुत के सारे राज्य यही मांग करने लगेंगे। ये सेंटर स्टेट के जो रिलेशंस हैं, हमारा जो है प्योर फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, इट्स अ क्वेज़ा फेडरल स्ट्रक्चर। अब ये तो जो इनकी डिमांड्स थी वो तो बहुत ही मतलब वो वाली और डिमांड, ये डिमांड कर कौन रहा था? ये बेसिकली जो आपके जो अकालीस जो थे वो डिमांड कर रहे थे। वो डिमांड कर रहे थे। और ये डिमांड जब हो रही थी तो मुल्क का सिनेरियो क्या था, परिदृश्य क्या था राजनीतिक? कौन सत्ता में था, किससे मांगा जा रहा था? सत्ता में कांग्रेस थी, कांग्रेस से मांगी जा रही थी ये चीज़ें। उसने ज्यादा नाराजगी झेली। यस। अब उन सबसे ये सारी चीज़ें मांगी जा रही थी, ठीक है। और उसके अलावा फिर एक और फैक्टर इसमें यह है कि 71 का वॉर जो है पाकिस्तान हारा था, ठीक है। अब मर्द मोमीन जनरल ज़ियाउल हक, यू नो, अब उनके दिमाग में तरह तरह की स्कीम्स थी। हाँ, तरह तरह की फितूर चल रहे थे कि भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो फाइन 77 के अंदर तो वो सत्ता में आ ही गए थे तब, यू नो, कि भाई। तो एक ये जो फॉल्ट लाइन थी, सिख फॉल्ट लाइन, इसको बड़ा उनको लगा कि भाई इसको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जो है सिख बहुत फौज में जाते हैं और बड़ी मार्शल कौम है, और बड़ा एक कहता है ना, जैसे अगर आपने इस बाजू को अगर आपने तोड़ दिया तो आप हिंदुस्तान को कमज़ोर कर देंगे। वो फैक्टर था, तो वहाँ से भी सारा असिस्टेंस शुरू हो गया था। फिर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 73 का, उसको वापस आई थिंक रीअफर्म 77 में, 78 वगैरह में वो सारे हुए किया। जब ये इलेक्शन जो था 77 का, उसके अंदर अकालीस का जो है ना मेन ये मैनिफेस्टो का पार्ट बन गया था। उसके बाद फिर 78 में एक लड़ाई हुई निरंकारी जो है इस तरह से उनके बीच में, और ये खालिस्तान टाइप सेपरेटिस्ट टाइप की जो कंजर्वेटिव सिख्स हैं उनके बीच में। अब निरंकारी जो है वो फॉर्मलेस गॉड में मानते हैं, बट वो उनका एक लिविंग गॉड गुरु है, ठीक है सर, वो लिविंग गुरु में मानते हैं। जो खालिस्तानी माइंडसेट के जो सिख हैं वो कहते हैं कि साहब गुरु ग्रंथ साहब के बाद कोई गुरु है ही नहीं। तो वो इनका एक आइडियोलॉजिकल बैरियर उनके साथ लड़ाई है कि आप अपने आप को सिख मत कहिए। तो वो जो बड़ा क्लैश हुआ, उसमें करीब 13 नॉर्मल सिख मारे गए थे और 3-4 निरंकारी मारे गए थे। और वो उसमें जो खालिस्तानी माइंडसेट के लोग थे उनको जर्नैल सिंह भिंडरावाले जो है उनकी तरफ था, जैसे उनके सपोर्टर्स थे। उसके बाद एक रेडिकलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ता गया वहाँ पर, है ना। फिर तो ये अपना जो है सारा उसमें जो है इकट्ठे हो रहे थे, अब हरमंदिर साहब के अंदर जमा हुए जा रहे थे, वहाँ अपना वेपन्स वगैरह इकट्ठा कर रहे थे, और तरह तरह के लोग वहाँ पर जो है ना, और उसमें सिर्फ जो है एक्टिविस्ट ही नहीं, कई सारे जो पेटी क्रिमिनल्स बदमाश टाइप के लोग जो थे वो भी जो है पुलिस से बचने के लिए वहाँ पर जा कर के अपना बैठ गए थे, सब कुछ इस तरह की वे। तो और किसी की हिम्मत नहीं थी तब तक। बेसिकली थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशियली देखिए ये सारी बड़ी गलत पॉलिटिकल मिस्टेक्स होती हैं कि भिंडरावाले को चढ़ाया गया अकालीस को जो है काउंटर करने के लिए। उसमें बूटा सिंह का एंगल है, ज्ञानी जैल सिंह का एंगल है, उनके आपस में तनातनी। दरबारा सिंह जो थे वहाँ पर थे अपना, तो उनको मुझे ध्यान है कि बड़े एक सीनियर ऑफिसर थे, तो सिविल सर्वेंट ही थे वहाँ पर, तो बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट थे उन दिनों थे। तो वो बताते हैं कि भाई हम उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे दरबारा सिंह के साथ, तो हमने उनको कहा कि ये गलत हो रहा है, ये आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं इसके ऊपर। तो मतलब कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ से बड़ी चीज़ें कॉम्प्लिसिट वे में हो रही थी, कोताही बरती गई, कोताही भी, या फिर डेलिबरेटली आप खड़ा कर रहे थे ना अकालीस को काउंटर करने हाँ, जो के लिए। अब तो खैर ये खुला तथ्य है कि भिंडरावाले को हवा मिल रही थी कि इसे खड़ा करो, बिल्कुल सामने कमजोर कर देंगे अकालियों को। लेकिन वो बैकफायर कर गया। फिर तब तक भिंडरावाले अंदर अपना स्थान जमा चुका था और किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। अकाली तो चाहते थे कि ये निकल जाए कर जाए, तो वो 1 कदम 10 कदम अकालियों से भी ज्यादा आगे जा चुका था। और तमाम उस तरह के उसके बदमाश किस्म के सपोर्टर्स अंदर, जिसमें जो है अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही थी। एक वो बड़ा फेमस किस्सा है जिसमें जो है ना सर, ये खुद इनके, ये मैं नहीं बता रहा, ठीक है, ये पहले मैं आपको बता दूं, कोई उससे पहले ही कहे कि ये अभिनव पांडे की कोई रिसर्च नहीं है, कोई ये इनके खुद के जो अंदर जो खालिस्तानी जो फॉर्मर मिलिटेंट्स है, ये उनके स्टेटमेंट्स है, आप देख सकते हैं उनको। तो वो बता रहे थे कि भाई वहाँ पर एक शिंदा करके था जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, क्या कहते हैं ना, बलदेव कौर, और इनका एक सोडी करके बड़ा इसका एक सपोर्टर था भिंडरावाले का। तो फिर जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो अंदर, और वो बिना शादी के साथ रह रहे थे, ठीक है, वहाँ पर। तो अब उसके बाद सोडी को शिंदे ने मार दिया, क्योंकि बात ये थी कि वो जो सोडी जो था उसने उसकी गर्लफ्रेंड का रेप किया था। उसके बाद वो इस उम्मीद में कि भाई भिंडरावाले शायद सपोर्ट करेगा उसको, ये करेगा, लेकिन
उसको पकड़ के वहाँ पर बड़ा टॉर्चर किया गया, बहुत बुरी तरीके से उसका टॉर्चर हुआ। तो इस तरह की भी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही थी, क्या कहते हैं ना। तो और उसके बाद फिर 83 के अंदर फिर ये एक और ही लेवल पर चले गए, हिंदूज़ की किलिंग शुरू कर दी बसों में जो है। सर से जो ढिलवा का जो बड़ा फेमस एपिसोड है, उसके अंदर बसों से उतार करके जो है हिंदूज़ को उनकी आई कार्ड, मतलब कहते हैं ना, आइडेंटिटी के बेसिस पर उनके कत्लेआम किए गए। और उसके बाद तो फिर आपका जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर जो है सारे के सारे मतलब पूरा लड़ाई वड़ाई हुई। और सर से उसमें कुछ ठीक है, अब कई बार क्रॉस फायर में और लोग भी मारे जाते हैं, बट वो हुआ सर से पूरा भाई ऐसा ही था। तो भिंडरावाले बाहर आ जाते हैं ना, जर्नैल सिंह भिंडरावाले जो है सर से भाई ये इतना ही था कि वो नहीं, अगर फौज को अंदर घुसने देना तो बाहर आ जाते, अंदर रहने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। तो अब वो बाहर वो फिर उसके बाद तो दिल्ली के अंदर कश्मीर आपका सिखों का जो कत्लेआम वगैरह हुआ और सारी की सारी चीज़ें हुई। अब उसमें भी ये है कि देखिए, दिल्ली में जो मोस्टली सिख्स थे वो तो जब पार्टीशन हुआ तो वहाँ से आए हुए लोग थे, क्या जिनको भापे या इस तरह से बोलते हैं। अब और जो सिख खालिस्तान मूवमेंट था उसको पंजाब में जट सिख चला रहे थे सारे के सारे। तो कत्लेआम तो यहाँ पर किसी और का हुआ। उसके बाद फिर और किसी और ने उठाया। इंटेंस रेडिकलाइजेशन, फिर सारी अलग अलग घटनाएं शुरू हो गई। बसेज और ट्रेन के ब्लास्ट करने शुरू कर दी। 87 का बड़ा फेमस किस्सा, ललरू आई थिंक जो थी, वहाँ पर बस को उड़ा दिया गया था। फिर जो है 88 के अंदर होली सेलिब्रेशन से वहाँ पर किलिंग्स हुई थी हिंदूज़ की। और फिर जो है 91 के अंदर जो है बड्डोवाल के अंदर 2 ट्रेन्स जो थी वहाँ पर ब्लास्ट करके वो उड़ा दिया गया था। फिर उसके बाद तब तक फिर भारत सरकार भी जो है काफ़ी मतलब ना इसमें एक सख्ती उस रवैया, पे आऊंगा मैं कि कैसे उसे रोका गया। यस, वो शुरू कर दिया। लेकिन मेरा जो सवाल एक चीज़ था, मैं जी, हाँ, इसकी जो है ना सबसे बड़ी बात ये कि ये जितना अपने आप को वेस्ट में जो कहता है इस मूवमेंट अपने आप को लिबरल बताता है, डेमोक्रेटिक बताता है, ये नैरेटिव वहीं पर पंक्चर हो जाता है जहाँ पर आप इनके कारनामे थे कि इतने माइनॉरिटीज़ के किलिंग्स करना है। हिंदुओं से क्या, किस बात की नफरत, क्यों किलिंग, और जो आपके साथ रह रहे हैं, इतने सालों से साथ रह रहे हैं, उनकी किलिंग्स, और वो हज़ारों में संख्या है। अगर आप अनऑफिशियल फिगर्स देखें तो लगभग बताते हैं कि 19,000 के आसपास जो हिंदू किलिंग्स हुई और टोटल किलिंग्स 36,000 के आसपास थी, क्या नहीं था। तो ये सारी चीज़ें। और दूसरा जो है जिस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पर जो हो रही थी, क्या कहते, ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो था से आपका 88 के अंदर, 87 में जब ये अंदर घुस, तब तो अंदर क्या क्या चीज़ें मिली थी उसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेटर है। क्या मतलब करीब 40-41 लाशें मिली थी अंदर। अब के अंदर एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहे थे, पता नहीं क्या क्या चल रहा था, कैसे उसके नाम पे सब कुछ हुआ है। हाँ, सब कुछ उस चीज़ के नाम पर, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा। उस वक्त जो है जो अंदर, तो वो रिकॉर्डिंग्स थी हमारी सरकार के पास में, ठीक है। तो उसमें अंदर क्या, चाहे वो ड्रग्स हो या कई सारी रिकॉर्डिंग उसकी थी, वो अंदर जब घुसे थे। तो आई थिंक ये उससे और से पहले की भी रिकॉर्डिंग्स थी। तो इन्होंने कई सारी एम्बेसीज में वो भेजी वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह। उसके अंदर इस तरह के थे किस्से, कई बार ये रेप वगैरह के और इस तरह के जो नशीले पदार्थों के, और ये और इसको मुझे ये बात जो है एक भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी थे उनसे ही पता चली। वो तब तैनात थे हमारे एक मिशन के अंदर। तो जब रिकॉर्ड आई और कहा कि भाई ये आपको इंटरनेशनल मीडिया को बताना, ये सब करना, तो लास्ट मिनट पर खब ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि भाई इसमें जो 2 बहुत जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, ये फीमेल्स वाला और ये नशीले पदार्थ वाला, इसको आप हटा दीजिए, बाकी वो कर दीजिए। तो फिर वो पूरा रोक दिया गया। भाई वो क्या कि भाई अगर मान लो निकल जाती ये बातें हैं तो बाद में क्या जवाब देते कि भाई ठीक है, ये 2 चीज़ें हम हटा रहे हैं और बाकी सारी सही हैं, ऐसा तो बोल नहीं सकते थे। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं उसमें हुई जिससे अल्टीमेटली लोगों के अंदर जो है ना ट्रस्ट खत्म हो गया खालिस्तानियों के प्रति। मैंने ये पूछा था कि खालिस्तान है क्या, लेकिन जब आपने इतना लंबा पूरा इतिहास बताया और बड़ी सरलता से बताया, तो मुझे अचानक से जहन में कौन था कि खालिस्तान खालिस से आया होगा। प्योर है इसका मतलब, प्योर लैंड है ना, खालसा, लैंड ऑफ प्योर, वहाँ से। हाँ, खालसा से है बेसिकली, लेकिन अगर ऐसे तोड़ के देखें तो खालिस से है, खालसा से है। और पता नहीं ये कंपैरिजन करना कितना सही कितना नहीं। फिर मुझे पाकिस्तान का ध्यान आया कि वो भी शाब्दिक अर्थ यही है उसका। वो तो पाकिस्तान का तो खैर है, बट मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा। अगर जो है इंडिपेंडेंट आपको रंजीत सिंह का जो है जो पंजाब स्टेट था उसको बनाना है, तो मोस्टली रंजीत सिंह के टाइम में भी अगर आप देखें तो उनका राज तो उधर उस साइड में था, जो पाकिस्तानी लाहौर राजधानी थी पर था। जो आपके जो ये सिर्फ सतलज स्टेट, ईस्टर्न पंजाब जो है, जो पेप्सी यूनियन वगैरह में थे, ये तो वैसे भी तब भी अलग थे, अंग्रेज़ों के साथ में थे। तो ये पाकिस्तानियों से क्यों नहीं मांगते? हाँ, ये बात कई बार आई कि पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाना है खालिस्तान, उनसे क्यों नहीं मांगते, ठीक है ना। दूसरी बात बताइए आप, पाकिस्तान के अंदर जो सिखों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं,
वहाँ पर तो आई थिंक अभी ननकाना साहब के जो ग्रंथी थे उनकी बेटी को ही उठा लिया था, उस पर क्यों कमेंट नहीं करते? काबुल के अंदर जो गुरुद्वारे में ब्लास्ट हुआ, जो आईएसकेपी वालों ने किया था, उसके ऊपर इनका मुंह नहीं खुलता। उसके बाद क्या स्टेटमेंट आया खाली इनका जो है ये एसएफजे वालों का और इनका, कि भाई जो है हम हिंदू नहीं हैं और सिखों के गुरुद्वारे इंडियन एम्बेसी नहीं है, तो इसलिए जो है ये लोग इंडियन एम्बेसी के गुरुद्वारों पर अटैक करना बंद करें। उसको कंडेम नहीं किया। उसके अलावा आप मौलाना कासिम रिजवी वगैरह इनके जो स्टेटमेंट्स हैं पाकिस्तान में सिखों के अगेंस्ट, उनको आप सुनिए। कई सारी ऐसी बातें हैं जो इस मंच पर करना थोड़ा सा मर्यादा के खिलाफ जाएगा, तो इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता, बट वहाँ पर क्यों नहीं ये लोग चिल्लाते हैं? फिर जब कश्मीर में चिट्ठी सिंहपुरा के अंदर जो है जब बेगुनाह सिखों का कत्ल किया गया, तब खालिस्तानी क्यों चुप है? और दूसरा आप मुझे बताइए, आपकी जो तीर्थ हैं सारे सिखों के प्रोमिनेंट तीर्थ हैं, नांदेड़ साहब तो महाराष्ट्र में, पटना साहब उधर है, ठीक है, गुजरात में भी आई थिंक एक बड़ा प्रोमिनेंट तीर्थ है इनका, तो आप खालिस्तान में उन सबको कैसे लेकर के आएंगे? आप मुझे बताइए। फिर आपका जो पूरा जो नोशन जो है, भाई सिख तो जो है पूरे भारत में सिख है से, और हर जगह वो इस तरह से इंटीग्रेटेड है। और मैं आपको बता दूं, आज जो मोस्टली जो विरोध, ये मोस्टली इनका विरोध, अब देखिए वो बातें तो चली गई। अब आप देखेंगे जो ओरिजिनली जो दिल्ली में जो कत्लेआम हुआ था, जिनके नाम आते हैं सज्जन कुमार वगैरह, जगदीश टाइटर वगैरह, उनके तो नाम कोई आते नहीं थी। आज की तारीख में जो मेन नैरेटिव है सिख्स फॉर जस्टिस वगैरह का, वो है बीजेपी, हिंदुत्व, माइनॉरिटी, इसके ऊपर नैरेटिव है, ठीक है। उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो अगर आप देखें तो जो सिख्स दूसरे स्टेट्स में हैं भारत के, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहाँ तो मोस्टली वोटिंग पैटर्न्स आप देखें तो वो बीजेपी को वोट करते हैं, और वो हिंदू प्रोसेसेस के साथ में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है, पूरी मतलब अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड है। उनकी क्या जो रिचुअल्स हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, उसके अलावा जो रिलीजियस जो सेरेमनीज है, उनमें भी जाते हैं। एक पंजाब को आप छोड़ दें तो पंजाब के अंदर नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा एक नैरेटिव डिफरेंट है, और उसका भी एक रीज़न है। पंजाब की बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नैरेटिव ये है कि पंजाब को आप कश्मीर के साथ उसको कहता है ना, ये एसोसिएट करके देखें। दूसरा, कश्मीर में ज़्यादती हो रही है, वही ज़्यादती यहाँ हो रही है। अभी बीजेपी जो है या फिर जो हिंदुत्व फोर्सेज है, वो मुसलमानों के साथ ज्यादतियाँ कर रही है। अगला नंबर सिखों का आएगा। और इनकी यूनिवर्सिटीज़ में, इनकी कॉलेजेस में, पंजाब में इस तरह की रिसर्च को प्रमोट किया जा रहा है कि साहब जो है सिखिज्म इज़ क्लोज टू इस्लाम। उस तरह के रिसर्च डॉक्यूमेंट्रीज ऐसे, और सपोर्टर्स भी हैं कई सारे, आपको एकेडमिक कम्युनिटी में सपोर्टर्स मिल जाएंगे पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो इसी नैरेटिव को प्रोजेक्ट कर रहा है। और जबकि ये इसको भी हमें पंक्चर करना पड़ेगा कि हर किसी लेवल के ऊपर। तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट जो पूछें, बट क्योंकि ये एक ठीक नैरेटिव नहीं है। आऊँगा मैं उस पर। मांग क्या रहे हैं, मांग क्या है, ये बताइए। मांग तो अगर आप गुरु पतवंत सिंह पन्नू की बात पर जाएंगे तो वो तो जो है वो तो बहुत आगे चला गया है। वो तो कहता है आर्म्ड कॉम्बैट अगेंस्ट इंडिया, सब खड़े हो जाइए इंडिया के अगेंस्ट, अपना लड़ना शुरू कर दीजिए। वो तो जो है ट्रम्प को कह रहा है कि साहब जो है जैसे आपने बोर्ड ऑफ पीस बनाया पैलेस्टाइन और वहाँ पर जो है, ऐसे आप हमारा सिख रेफरेंडम इंडिया के साथ नेगोशिएट करिए। वो तो जो है हमास के सपोर्ट में खड़ा हो गया है जाकर के कि भाई जो है आप भारत के खिलाफ लड़िए, करिए सारा। हमास, हाँ, हमास के सपोर्ट में खड़ा हो गया है वो। तो फिर ट्रम्प से क्या मांग रहा है? ट्रम्प को कह रहा है कि जैसे आप जो गाजा में बोर्ड ऑफ पीस बनाए, वैसे इंडिया के साथ सिख रेफरेंडम, मतलब तो वो तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है उसका। सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप देखें, उसका सर बहुत सपोर्ट भी तो नहीं है ना वहां पे, जितना मैंने पढ़ा सुना देखा, एक्सपर्ट से बात की। देखिए उनका कहना है कि पन्नू कंटेंट क्रिएटर है, उतना भी सपोर्ट नहीं है। मीडिया ने उसको हीरो बना दिया, वहां की मीडिया ने बना दिया, जो एंटी इंडिया मीडिया उसने बना दिया, लेकिन ऐसा इतना सपोर्ट भी नहीं है। खालिस्तान मूवमेंट अभी की तारीख में इट इज नथिंग मोर देन अ सोशल मीडिया मूवमेंट। हाँ ठीक है, वो कंटेंट मूवमेंट ही है। मांग क्या है लेकिन? मांग तो इस तरह की मांग है कि क्या पंजाब को अलग देश बनाते हैं, ये अगर वैसे उसके अंदर आप अगर बिल्कुल कॉन्क्रीट बेसिस पर आप बात करेंगे ना कि भाई ठीक है, अगर आप टेबल पर आइए मांग पर बात, तो इनके न तो आपको कोई स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ना कोई यूनिफॉर्मिटी मिलेगी। वो अपना उस पर, अब मांगों की जहाँ तक आपने बात की, जो कनाडा के अंदर जो सेकंड जनरेशन जो खालिस्तानी सिख्स हैं, उनके अपने अलग इंटरेस्ट हैं, उनको वोट पैटर्न्स पर वोट लेने हैं, ये करने कि भैया ठीक है हमें असेंबली में जाना है, तो उनके वोट लेने के चक्कर में वो उस चीज़ को करते हैं। सिख्स फॉर जस्टिस जो है वो अलग अलग जगह रेफरेंडम करवाता है, ठीक है। कहीं पर 5,000 लोग आ गए, कहीं जो है 4,000 लोग आ गए वोट देने के लिए एक सेपरेट सिख स्टेट के लिए, कहीं 20 ज़्यादा हो गया तो 25,000 लोग आ गए, ठीक है ना। नहीं तो मतलब कौन से पंजाब को अलग करेंगे?
वो इनको कुछ मतलब उसमें तो फिर बातें कई सारी आ जाएंगी ये ना। तो सबको पता 70% पंजाब तो पाकिस्तान है। हाँ। और पाकिस्तान खुद उस पर 60% हाँ, पाकिस्तान पंजाब है। उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे ना, वो तो फिर बातें ही अलग हो जाएंगी ना। नहीं, लेकिन देखिए, ये तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ मिलकर इस मूवमेंट को चला रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ सीरियस स्कॉलर्स भी होंगे जो बिल्कुल दिल से चाहते होंगे कि हमें चाहिए एक अलग राज्य। वो अंदर खाने तो जब विमर्श होता होगा तो ये मुश्किल सवाल तो उपजते ही होंगे ना कि हम किस पंजाब की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान से हम लड़के ले लेंगे, लेकिन पाकिस्तान से क्या बातचीत करके लेने वाले हैं? या फिर एक खालिस्तान बनाना तो है, अगर यहां नहीं बनता तो दुनिया के किसी हिस्से बना ले, जैसे फिलिस्तीन की बात, सॉरी, जैसे इजराइल की बात हुई थी कि कहीं बनाना है, कहीं बना लेते हैं, चलो वहां ना सही। तो क्या बिल्कुल कोई बात नहीं हो रही है? जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल ऊपर हवा हवा ही है। अगर आज बैठा दें बातचीत की टेबल पे तो शायद वो मांग भी नहीं पता उन्हें मांगना क्या है। आप ये कह रहे हैं? यस। क्या डिमांड, आप मुझे देखिए, टर्की में जाके रेफरेंडम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके रेफरेंडम कर रहे हैं, वहां पर जाके अलग अलग उसमें कहीं 2000 लोग आ गए, कहीं 4000। कोई कॉन्क्रीट बात, एक्टिविटीज आप देखें ना इनकी। अभी कनाडा में आप देखेंगे तो प्रोसेशन निकाला जिसके अंदर इंदिरा गांधी को शूट करने का पूरा वो सारा का सारा निकाला। उसके अलावा तो मतलब इनका, अगर आप कनाडा के अंदर भी एक ऑनेस्ट रेफरेंडम आप करवाएं जैसे बिल्कुल जो है ना, बिना डर के, बिना इंटिमिडेशन के, तो कितने वहां पर जो सिख हैं इनको सपोर्ट करते हैं, वो भी एक मतलब है ना, मुझे उस पर डाउट है क्या। इस पर जाऊंगा। इसलिए मैं एक और चीज कहता हूं कि ये जो मूवमेंट है अभी, इसका पंजाब के अंदर कोई कॉन्क्रीट बेस है नहीं, ठीक है। और दूसरा, इंटरनेशनली इट इज मोर ऑफ अ सोशल मीडिया मूवमेंट। और दूसरी बात है कि अभी जो कहता है ना, एक जो लड़ने के लिए एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट चाहिए ना, वो भी नहीं बचा है नहीं वो। और उसके भी कई कारण है, क्योंकि आप एक झूठ की लड़ाई कब तक लड़ सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं, ठीक है, मिलिटेंसी के टाइम में ज्यादतियां हुई होंगी, ठीक है, ये होता है, मतलब हर जगह कॉन्फ्लिक्ट। उससे पहले भी इनकी जेन्युइन डिमांड्स लैंग्वेज को, कल्चर को लेकर के हुई होंगी। बट आप उसको रिलीजन से क्यों मिक्स कर रहे हो भाई? आप मुझे बताओ ना क्या सकते हैं। आप एक चीज बताओ, वो सारी चीजें जो है उसको अब एक, अगर आप उसमें उनको लेकर के हिंदुओं के कत्लेआम शुरू कर दोगे, आप जो है पूरा एक तालिबान स्टाइल का सिस्टम वहां पर लगाना शुरू कर दोगे, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? मैं उसी पे आना चाह रहा था कि इस देश में जैसे बंगाल है, बंगाल का एक कल्चर है, हिंदू बंगाली हो या मुसलमान बंगाली हो, वो एक ही तरह का खाना खा रहा है, एक ही भाषा बोल रहा है, एक ही तरह का पहनावा है, जिसमें पूरा झगड़ा ही हुआ पाकिस्तान में बाद में। इसी तरह पंजाब का अगर कल्चर देखा जाए, जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पश्चिमी यूपी पे भी है। हमारे यहाँ शादियों में पंजाबी गाने बजते हैं। यस। उन पंजाबी गानों पे नाचने वाले लोग सिख नहीं हैं, वो हिंदू ही हैं हमारे यहाँ के सब। तो मैं ये पूछना समझना चाह रहा हूँ कि पंजाब तो अब देखें आप ऐसे तो बहुत सारे मुसलमान पंजाबी हैं। पाकिस्तान में जो झगड़ा है कि पंजाबी डोमिनेट करता है पाकिस्तान की सत्ता पे, तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ तो पंजाबी ही हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्या किसी वक्त में, किसी दौर में, क्या कोई ऐसी मांग भी उठी थी कि भाई हम पंजाब को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, पंजाबी कल्चर को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, पंजाब नाम का जो सेंटिमेंट है उसे पुनर्जीवित करना चाहते हैं, सिख का कोई लेना देना नहीं है इससे, इसमें सिख, हिंदू, मुसलमान सब शामिल है। क्या ये पूरा इतना लंबा चौड़ा दौर आपने समझाया 1863-64 से, कभी कोई ऐसी मांग भी उठी थी, या केवल धार्मिक आधार पर अलग देश मांगने की ही मांग है बस ये? तो इनका जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनका, जो खालिस्तान के ऊपर, खालिस्तान जो बनेगा उसके ऊपर, उसमें तो क्लियरली ये स्पेसिफिकली लेड आउट है कि वो जो है आपका जो SGPC के जो अकालीज वगैरह जो हैं और जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनके अकॉर्डेंस में चलेगा, ठीक है। वो तो क्लियरली लेड आउट है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या दिखाने के लिए ज़रूर करते हैं कि बाहर जो रेफरेंडम हो रहा है ना, उसके अंदर हम जो हिंदूज़ हैं पंजाब के अंदर रहने वाले, वो भी आके वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इस तरह की बातें ज़रूर करते हैं, ठीक है। और ये लोग ये कहेंगे आपसे कि साहब पाकिस्तान, सॉरी, पंजाब में जितने जो हिंदू मारे गए, सारे बस बॉम्बिंग्स वगैरह, वो सब तो एजेंसियों ने काम करवाया। एक इनका जो रटा रटाया जो आपको जो आंसर मिलेगा ना, चिट्ठी सिंहपुरा में जो सिखों का कत्ल इंडियन एजेंसीज ने करवाया। अरे भाई, इतनी सारी किलिंग्स हैं आपकी, सारी की सारी उन्होंने करवाई, तो फिर तो मूवमेंट है ही नहीं ना, फिर क्या मूवमेंट है? तो ये सारे कहानियां, मतलब किस्से कहानियां हैं। बेसिकली बात ये कि इतनी जो माइनॉरिटी किलिंग्स हुई, ये जो मूवमेंट पूरा का पूरा जो है ना, एक फेक सिखिज्म का डिस्टॉर्शन करके पूरा का पूरा जो है ना, उसको आपकी जो सनातन की रूट्स है उससे डिसोसिएट करके एक नई आइडेंटिटी बनाना और पॉलिटिकल उसको जो है ना एक टर्न देना, उसमें वायलेंस है, दुनिया भर का एक कहता है ना एक हेट्रेड है, उनके ग्राउंड पर चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए मूवमेंट क्रिएट किया गया था।
और बाकी इससे ज़्यादा आज की तारीख में ये जो मूवमेंट है ना, ये कनाडा को ज़्यादा खतरा है। और देखिए जो हम जो सोशल मीडिया पर सारा का सारा देख रहे हैं, उसमें वो मूवमेंट में उतना दम नहीं है। वो थोड़ी सी कुछ जो नाकामयाबियां हैं कम्युनिकेशन के फ्रंट पर, वो हमारे स्टेट की, इंडिया की, हमारे डायस्पोरा की, वो हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि हम इनको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। बाकी और क्योंकि ये लोग क्या बहुत छोटे से हैं, कम हैं, बट बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, बड़े, जैसे ये लोग वहाँ पर आप देखेंगे कनाडा वगैरह के अंदर तो खालिस्तानीज मीडिया में बड़ा अपना इन्होंने लॉबीज बना रखे हैं, कल्टीवेट कर रखा है। उनको बड़े बड़े सेमिनार करवाना, रिसर्च पेपर्स, रिपोर्ट्स, उनको मीडिया को बुला करके डिनर्स, कॉन्फ्रेंसेस करवाना, ये लोग करते रहते हैं, ठीक है। अब हमारा डायस्पोरा है, वो वहाँ पर क्या जो है उनका जनरली, सॉरी टू से, मैं कोई कम्युनिटी की बात नहीं कर, बट हम लोग की क्या ट्रेड्स हैं इंडिया के अंदर अमंग हिंदूज, हम लोग जो है ना बेसिकली जो है हिंदू कम्युनिटी पर्टिकुलरली, उनका एक स्ट्रेटेजिक विजन उस सेंस में नहीं है। जो शादी ब्याहों पर आप पैसा खर्च कर देंगे, ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, लेकिन लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक नैरेटिव बिल्डिंग, थिंक टैंक्स हो गया, रिसर्च हो गई, आपके जो एग्जिस्टेंशियल इश्यूज हैं, आपके जो सिविलाइजेशनल राइवल्स हैं, सिविलाइजेशनल थ्रेट्स हैं, उनको काउंटर करने के लिए और इंटेलेक्चुअली काउंटर करने के लिए किसी की जेब से पैसा नहीं निकलेगा। बाहर आप जाएंगे तो लोग स्वामीनारायण के वहाँ पर दान खूब दे करके आ जाएंगे, अक्षरधाम में दान दे देंगे, बाकी अलग अलग कास्ट एसोसिएशंस आपको मिल जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब एक बार जब अमेरिका आए थे, वो कहते कि भाई जहाँ 2 इंडियंस होते हैं वहाँ 3 जातियों के एसोसिएशन पहले ही बन जाते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइज एफर्ट नहीं है हमारी तरफ से उनको काउंटर करने का। बाकी जो एम्बेसीज हैं, हमारी एम्बेसीज के अंदर प्रॉब्लम ये है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये अभी जो चैलेंजेस हैं, ये बड़े हाइब्रिड किस्म के चैलेंजेस हैं, जो है ना सर से आज की तारीख में वॉर सिर्फ बॉर्डर्स की वॉर नहीं है, इसमें सिविलाइजेशनल थ्रेट्स है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं। आपके डिप्लोमेट्स, आपकी एजेंसीज ट्रेंड नहीं है इनको हैंडल करने के लिए। आप जो टिपिकल बाबूस को ला करके इन चीज़ों को लगाते हैं क्या सर से, तो वो उनके अंदर वो सोच नहीं है, वो विजन नहीं है कि इन चीज़ों को काउंटर कर थोड़ी देर सकें। पहले जब आप बात कर रहे थे तो आप हिंदू सिखों की बात कर रहे थे, धार्मिक रूप से भी, और आप ये कह रहे थे कि वो डिफरेंस है भी नहीं जो डिफरेंस पैदा करने की कोशिशें हुई हैं, जो एजेंडा बनाया गया है। उस पर आपका क्या लॉजिक था? देखिए, आप देखिए जो गुरु नानक देव जी ने शुरुआत की थी, भाई उन्होंने तो कोई सिखिज्म का टर्म कॉइन नहीं किया ना। सिख शब्द का मतलब क्या है? शिष्य है। अब ये शब्द कोई क्रिश्चियनिटी से, बाइबल से तो आ नहीं रहा है ना, ये शब्द आपका कुरान से भी नहीं आ रहा है। सिखिज्म की शुरुआत होती है एक ओंकार सतनाम। ओंकार क्या है? उस वक्त जो भक्ति मूवमेंट खड़ा हुआ था पूरे भारत के अंदर, और एक नहीं कई सारे संत थे, ठीक है, आपका कबीर थे, फिर आपके धन्ना सेन, पीपा, दुनिया भर के सूरदास, रैदास, वो भक्ति मूवमेंट भी एक रेजिस्टेंस मूवमेंट था। क्योंकि भारत ने जब बेसिकली भारत के ऊपर इन्वेजन्स तो पहले भी होते रहे, ठीक है, ऐसा हम लोग कहते हैं साहब 1200 साल से भारत गुलाम रहा, ऐसा नहीं है, उससे पहले भी भारत ने गुलामी के फेजेस देखे हैं, ठीक है। कई सारे फॉरेन इन्वेजन्स हुए, आपके पहलवास पर्शियंस का इन्वेजन हुआ, फिर शाकास का, हुन्स का, आके वो टेरिटोरियल कैप्चर करते थे, कुशानास का, लेकिन वो क्या कल्चरली और रिलीजियसली भारत में इंटीग्रेट हो गए थे। जब इस्लामिक इन्वेजन शुरू हुए तो पहली बार एक ऐसी फोर्स से भारत का सामना हुआ, मतलब इंडिया जो है उसकी एक महारत थी, यहाँ के जो कहते हैं ना सनातन सिस्टम्स की, वो एब्जॉर्ब कर लेता था अपने अंदर, सॉलो कर लेता था चीज़ों को। लेकिन इस्लाम के थ्रेट के रूप में एक ऐसी फोर्स से सामना हुआ जो रेजिस्ट करती थी कल्चरल लेवल पर, आइडियोलॉजिकल लेवल पर और सिविलाइजेशनल लेवल पर। टेरिटोरियल लेवल पर तो था ही, ठीक है, वो, लेकिन इनके लेवल्स पर भी वो रेजिस्टेंस देती थी। तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट था यहाँ पर, जो है ना, जो जनरली जो सनातन जो हिंदू कम्युनिटीज़ हैं उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर टेम्पल डिमोलिशंस हो रहे थे, और आपकी जो है ना कई सारे और तरह से भी जो है ना इस्लामिक एक्सपेंशन, जिसमें फोर्स कन्वर्जन से, फिर सूफीज़ भी जो है सर से, अब कास्टिज्म यहाँ पर हुआ, मतलब कहते हैं थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन, उसकी वजह से जो लोअर तबके के जो कहते हैं ना आपका जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पर सूफीज़ एक्सपैंड कर रहे थे। तो उन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए भक्ति मूवमेंट वाज अ रेजिस्टेंस मूवमेंट। कि आप उसमें क्या बातें होती थी, इगैलिटेरियनिज्म की बातें थी, समाज को साथ लेकर के कहते हैं ना आपके, और उसमें आपको जनरली जो भक्ति के जो सेंट्स दिखेंगे वो अलग अलग तबके के, जो है ना, कोई नाई है तो कोई धोबी है, कोई अलग अलग तबके के, आपको छोटे लेवल के जो कहते हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज थी वहां से लोग छोटे बड़े सब हैं उसमें। हाँ, मतलब उसमें सारे हैं, लेकिन ग्रास रूट्स लेवल पर वो मूवमेंट था, ठीक है, वो मूवमेंट ग्रास रूट्स लेवल पर गुरु काम कर नानक रहा देव था। तो क्षत्रिय हैं। हाँ हाँ, और वो एलिटिस्ट मूवमेंट नहीं था, मतलब जो है ना, आप अगर आप उसको देखेंगे तो ठीक है, क्योंकि वो है ही जाति की विरोध में, तो जाति के विरोध में, इगैलिटेरियनिज्म अलग अलग उसमें था, संप्रदायों के विरोध में है, और उसमें रिचुअलिज्म का भी विरोध था। आप देखेंगे बहुत ज्यादा, जो कहता है ना, जो एक्चुअली जब यहाँ पर आए गजनवी वगैरह, तो हिंदू धर्म के अंदर इतने अजीब तरह के रिचुअल्स आ गए थे। हालांकि आज अगर मैं कहूंगा तो एक बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी जो है ना सर से, वो तुरंत गालियां देना शुरू कर देगी, लेफ्टिस्ट है ये, लेकिन नहीं,
आप इतिहास को नकार नहीं सकते। जब सोमनाथ पर अटैक हुआ तो आपके अंदर, मंदिर के अंदर हजारों लोग बैठे हुए थे और वो वेट करते रहे कि भैया कब मुहूर्त कब निकले, कब लड़े जाकर के। आप कल्चरली जातियों में बटे हुए थे, दुनिया भर के तांत्रिक यहाँ पर सेक्ट्स थे। आप आचार्य चतुर्सेन की किताब पढ़े सोमनाथ, तब का जो भारत बताया गया, दुनिया भर के यहाँ पर कहते हैं ना नरबली वगैरह सारी तरह तरह की चीजें थी। तो ये सारे मूवमेंट्स उन सब चीजों के, रिचुअलिज्म के अगेंस्ट ये सारे खड़े हुए, ठीक है, इन सब के अंदर। और इसमें बात थी एक जो है खुद को, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करने की। आज जो हम कहते हैं ना कि भाई सूफिज्म और इसके बीच में, तो सूफी भी जो है बेसिकली उनकी भी इनिशियली शिक्षा दीक्षा जो नाथपंथी जो है हमारे यहाँ पर क्या, उनकी उनसे जो उन्होंने जो ब्रीदिंग टेक्निक्स वगैरह सारी फिलॉसफी वहां से लिए। तो ये चीजें रूटेड तो अद्वैत वेदांत में ही है आपके, ठीक है, लेकिन बीच में एक ऐसा दौर आया कि आप बहुत रिचुअलिस्टिक हो गए। तो जो गुरु नानक देव जी जो थे वो उसी शाखा से निकले हुए, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का एक जो हमारे इसमें सनातन सिस्टम में जो प्रैक्टिस है, जिसके अंदर ध्यान प्राणायाम, उससे आप चेतना के उस स्तर को प्राप्त करते हैं, उस लीग में जाने वाले वो व्यक्ति थे, ठीक है। और उसकी बड़ी परंपरा रही है। गुरु गोरखनाथ को आप देखें तो उन्होंने भी इस पर काफी बातें कही। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो पूरी तरीके से आपका जो अद्वैत वेदांत ब्रह्म वगैरह के जो सिद्धांत है उससे वेल इंटीग्रेटेड थे। अब कबीरदास जी कहते हैं 8 कंवल 10 चरखा डोले, आप कुंडलिनी जागरण की बात कर रहे हैं, ये बातें कोई बाहर से तो नहीं आ रही है ना। तो ऐसा व्यक्ति, सब भारतीय परंपरा में उसमें सब वही था। हाँ, अब आप ये एक चीज देखिए, जो उतने एलिवेटेड, स्पिरिचुअली एलिवेटेड और एनलाइटेंड उससे फ्रेमवर्क से आ रहा है, वो आदमी कभी ये कह ही नहीं सकता कि साहब जो ये टेक्स्ट फाइनल है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। ये तो एक एब्राहमिक बिलीफ्स है, ठीक है सर, वहां पर। और वो आदमी ये कह ही नहीं सकता कि जो मैं कह रहा हूं उसके सिवा कुछ सत्य है ही नहीं। यहां पर तो अनेकांतवाद की बात है ना भारत के अंदर। तो इसलिए अगर आप गुरु नानक देव जी को भी आप देखेंगे कि ये सदगुरु परंपरा भारत में शुरू से हजारों साल पुरानी परंपरा, और मैंने बहुत क्लोजली स्टडी किया है। सदगुरु परंपरा के अंदर अलग अलग स्टेजेस होती हैं। मूर्ति पूजा की आप बात करते हैं, अगर आप देखें गुरु नानक देव जी, ठीक है, तो वो मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है, अलग अलग स्टेज होती है। देखिए आप एक सिंपल सा, हम एक लेमैन के लिए समझाने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। आप 12वीं का इम्तहान देने के लिए तैयारी करते हैं। सबसे पहले आप एनसीईआरटी की किताब उठाएंगे, आप उसके नोट्स बनाएंगे। पहले आप उसके नोट्स बनाएंगे डिटेल में। जब नोट्स बन गए तो आप किताब साइड में रख देंगे। फिर आप उस नोट्स को घोटना, उसको याद करना शुरू करेंगे। आपने 4 बार 5 बार जब नोट्स पढ़ लिए, तब नोट्स भी आप साइड में रख दें। फिर आप मन ही मन। तो इसलिए ये अलग अलग स्टेजेस हैं। पहले मूर्ति, उसके बाद चाहिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे तो ये भी उस परंपरा से आए हुए लोग थे, ठीक है। तो ऐसे लोग कभी विरोध कर ही नहीं सकते। अब और उसके बाद आप सिखिज्म में आप देखें कई सारी चीजें, ठीक है, राम कृष्ण के नाम अनेकों बार आए, ठीक है सर ना। वैष्णव परंपरा के नाम है, इसके बाद वैष्णव भक्ति के कई सारे ट्रेट्स हैं। अब जो बेसिक जो कहते हैं जपूजी साहब जिससे शुरुआत होती है, अब ये सारी चीजें, भाई मुझे बताइए आप कैसे कह सकते हैं कि जो है कि साहब हमारा कोई लेना देना ही नहीं है ये वर्ड्स और इनकी जो बेसिक फिलॉसफी उसी को देखना है। चंडी दीवार, ठीक है, उसके अलावा जितने ज्वाला जी टेम्पल वगैरह वहां पर जो सिखों का आना जाना, जो कहते हैं ना माता जी की जो भक्ति है, इस तरह से जगह जगह जो है देवी माँ का उल्लेख आया। इनफैक्ट आप महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर आए तो महाराजा रंजीत सिंह भी जो है जब वो मरे तो जो है उस वक्त वो राम राम कह रहे थे, ठीक है। उनके पास में पंडित थे, ठीक है, वो अपना सारा खजाना जो है जगन्नाथपुरी को डोनेट करके गए थे। काशी विश्वनाथ को उन्होंने दान दिया था। फिर जब मरने के बाद उनकी 3-3 4-4 रानियां सती हो रही हैं, उनके बच्चे की डेथ पर रानियां सती हो रही है। अब ये सती के कस्टम्स तो बाहर से नहीं आ रहे ना। तो इसलिए ये सारी की सारी चीजें, ये एक बहुत वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम था। काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट, कुका मूवमेंट जो था, वो काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट वो तो सिखों से शुरू हुआ। जो इस्लामिक इन्वेडर्स जो थे, मुगल्स के अगेंस्ट जो हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने की और जो बात थी ब्राह्मणों को प्रोटेक्ट करने की, वो तो सिख गुरुओं ने शुरू की थी। तो इसलिए ये जो कहता ना आप खालसा पंथ शुरू हुआ बेसिकली, यस, जहां से नाम भी आ रहा है। तो जो टेक्स्ट में भी जो है ना, अभी जो टेक्स्ट हैं वो ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, इनमें बहुत डिस्टॉर्शन हुआ है। और इन टेक्स्ट के अंदर कौन से टेक्स्ट नहीं है? जो सिखों के जो टेक्स्ट वगैरह जो है ना सारे के सारे, उनके अंदर कई सारी चीजें हटा दी गई। ये सिख स्कॉलर्स भी मानते हैं, इनमें मानने वाले हैं। आप कई सारे स्कॉलर्स को देखिए, जैसे है ना जो बेचारे बहुत कम हैं सर से, लेकिन एक हैं पुनीत साहनी करके हैं सर से, अमेरिकन है सर से, इज अ गुड स्कॉलर। उन्होंने काफ़ी अच्छी स्टडी की है इन सब चीज़ों के अंदर। जैसे मेरी बातचीत भी उनसे होती रहती है।
तो उनको अब उन्होंने तो पूरा पूरा बता करके भाई कैसे, अब वो चूंकि वो खुद सिख हैं तो वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को, तो भाई किस तरह से कहाँ कहाँ डिस्टॉर्शंस हुए, कहाँ से नाम हटा दिए गए, मतलब डिस्टॉर्ट हाँ, करके क्या साबित भाई करने जैसे का जहाँ प्रयास हुआ है, जो ये क्या कहीं क्या हिंदू वर्ड है तो उसको हटा करके सिख कर दिया, हरि वर्ड हटा दिया, उसका कुछ और मतलब निकाल दिया, दुनिया भर की चीजें। हाँ, Interpretations. रामकृष्ण के वहां से वर्ड्स हटा दिए इस तरह से, और उसको जो है ना आपका क्लोज टू अब्राहमिक रिलीजन लाने की बातें की गई। तो वो उसको पूरा एक नैरेटिव बिल्डिंग का एक कहते हैं सिस्टमैटिक एफर्ट हुआ है इसको, है ना। और ये चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए आप किसी के अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को आप नहीं बदल सकते। इतने साल हो गए, ये आज से नहीं, कम से कम 100-125 साल से तो ये प्रयास चल ही रहे हैं। दरअसल कनाडा में जो हैं खालिस्तानी, आप उनको छोड़िए, ठीक है। कनाडा कैसे चले गए? कनाडा तो मतलब खालिस्तानी मूवमेंट कनाडा कैसे शिफ्ट हो गया? एक वहां पर सिख्स तो जा ही रहे थे ना, जो 1914 से ये सिख जा रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे वहां पर, एग्रीकल्चर में उनको बसाया गया था। फिर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बाहर जाती, तो सिख्स के सेटलमेंट्स तो थे ही। फिर जब ये खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हुआ सर से, तो वो लोग तो वहाँ अमेरिका में थे खैर, तो उनको थोड़ा सा वो इब्राहिमिक स्टाइल के रिलीजन्स वो ज़्यादा अपील करते हैं। तो यहाँ पर जो है अकालियों के जो सारे अकाली डोमिनेट कर रहे थे सिंह सभा मूवमेंट के थ्रू, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के बाद यहाँ के गुरुद्वारों के अंदर अकाल तख्त पर अकाली धीरे धीरे डोमिनेट कर रहे थे। तो इनके उनके साथ दोस्तियाँ थी, कनेक्शंस थी, तो वो डायस्पोरा के अंदर ये मूवमेंट बड़ा पॉपुलर होता गया। डायस्पोरा के अंदर ये मूवमेंट पॉपुलर होता गया सारा। उसके बाद फिर डोनेशन आनी शुरू हो गई, और आज तो जो है ये मूवमेंट भारत में खत्म हो चुका है, डायस्पोरा में पॉपुलर है। खत्म हो चुका है, वो दौर रह गया बताना आपका, क्योंकि उन लोगों के नाम भी लेने ज़रूरी हैं जिन्होंने इसे ख़त्म करने के प्रयास में अपनी जान भी दे दी। इनफैक्ट क्या मैं सही हूं अगर मैं ये कहूं कि खुद पंजाब ने, खुद सिखों ने जितना ज़बरदस्त काम किया फिर से ख़त्म करने पर, उतना तो किसी और ने किया ही नहीं। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही हैं। अगर आप देखेंगे ना 91-92 के अंदर जो किलिंग्स हुई हैं, वो सारे इनोसेंट सिख्स मारे इन्होंने जो इनके खिलाफ खड़े हुए थे। केपीएस गिल, वो उनका तो पंजाब कैडर भी नहीं था, महाराष्ट्र कैडर लाया गया, उनको लाया गया था, ठीक है जैसे। और पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स वगैरह को साथ में लेकर के इन्होंने वहां पर रूथलेसली इस मिलिटेंसी को क्रश किया, जैसे नरसिम्हा राव, उनका एक जो सपोर्ट सिस्टम था, जैसे तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आई थिंक स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग ही वाज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बड़ा समझते थे चीज़ों को, मैं तो मानता हूँ, मुझे बाकी का पता नहीं। कश्मीर का भी आप देखें, उस वक्त वो दौर था जब सोवियत रूस का विघटन हो चुका था, हर तरफ से भारत प्रेशर में। अमेरिका तो आपका खैर आपके साथ था ही नहीं, ठीक है। आपका एक दोस्त था वो भी चला गया, उधर कश्मीर के अंदर आफत मची हुई है। आपका जो है ना सारे जिहादी पाकिस्तान के पास, अफगानिस्तान से फ्री होकर के कश्मीर में आने को तैयार। खत्म कैसे किया? खत्म तो जो है मैसिव पुलिस एक्शन, मैं इसको मानूंगा, फोर्सेस का जो एक्शन रहा, सिर्फ उससे हुआ? उसका फिर नैरेटिव बिल्डिंग भी, और क्या दूसरा सोशल लेवल पर थे, मतलब समाज में जाके कन्विंस करना, बताना, समझाना, कन्विंस करने की, बेसिकली ये खुद ही डिस्क्रेडिटेड हो गए ये लोग, जो है ना, जो इनकी जो हरकतें थी वहां पर, जो इनकी जो हरकतें सामने आई, भाई आप जो है माइनॉरिटीज़ को, हिंदूज़ को, आप जो आपके साथ इतने सालों से रह रहे हैं, उनका आपने कत्लेआम शुरू कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद जो है फिर जो हरमंदिर साहब के अंदर जो जो चीज़ें जो हो रही थी, अब जो पुराने खालिस्तानी वो आके बोल रहे हैं कि तमाम तरह के, कहते हैं ना सर से, रेप वगैरह, महिलाओं के साथ गलत हरकतें, वो सारी की सारी चीज़ें, और वो तो हो ही रही थी ना। फिर आप देखिए पंजाब में भी देखिए, जो खालिस्तान नैरेटिव है ना, वो कोई डोमिनेंट नैरेटिव वहाँ पर भी नहीं था। वहाँ पर भी पंजाब में आज भी 3000 डेरे हैं, ठीक है। और ये डेरे जो है ना, ये इनकी बातों से एग्री नहीं करते, इनके वहाँ पर अपने अपने गुरु हैं, और डेरों के फॉलोअर्स जट सिख भी हैं, इसलिए ये खालिस्तानी राम रहीम से बड़े चिढ़ते हैं। तो जो अभी जो पिछले 10 साल में जो मिलिटेंसी शुरू हुई है, उसके फर्स्ट फेज में जो टारगेट किलिंग शुरू हुई, उसमें इन्होंने डेरों को भी टारगेट करना शुरू किया। तो पंजाब के अंदर जो है डेफिनेटली जो एक पूरी कम्युनिटी इतने सालों से जो है, एक जो आपका जो हिंदू सिस्टम जो है, सनातन सिस्टम के अंदर इनग्रेन्ड है डीपली, जो खुद जो है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ती आई है, हिंदूज के साथ इतनी मेजरली इन्वॉल्व है, थियोलॉजिकली इन्वॉल्व है। मतलब आप देखिए, जो कहता है जो जो डेरों की जो प्रैक्टिसेस है, निरंकारीज की जो प्रैक्टिसेस है, निरंकारीज की जो बिलीफ सिस्टम्स है, वो अभी जो सदगुरु समाज, मतलब जो सदगुरु परंपरा भारत में, गुरु परंपरा, उसके साथ बिल्कुल मेल खाती है। इनफैक्ट गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स हैं, वो अभी आप किसी भी जो है भारत में जो एनलाइटेंड सोल्स हैं, आप उनके पास जाइए, XYZ, चाहे आप श्री रविशंकर जी से पूछिए, या फिर जो है परमहंस प्रभुपाद से पूछ लीजिए जा करके, या जो आपके जो दत्तात्रेय परंपरा के संत हैं, वो एक भी व्यक्ति अगर गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स हैं, गुरुओं की टीचिंग्स है, उसका विरोध कर दे, तो आप मतलब कहते हैं सर मैं फिर दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ, तो सवाल ही नहीं। तो क्योंकि ये तो इस तरह का जब सबकॉन्शियस लेवल पर जो पूरा एकीकरण है ना, आप उसको कैसे जुटला सकते हैं? नहीं तो जो हिंसक घटनाएं हुई खालिस्तानी मूवमेंट से प्रेरित होकर, हाँ,
मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या वो केवल पंजाब में सीमित थी या वो हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में भी हुई उस वक्त? बाकी हिस्सों में देखिए ये जाते तो थे थ्रेट्स, जैसे आई थिंक उत्तराखंड वगैरह के अंदर वहाँ पर भी जो है ना कुछ छिटपुट कुछ एनकाउंटर्स वगैरह, मुझे बहुत डिटेल में इसका ध्यान नहीं, लेकिन एक्टिव इनका था, स्प्रेड था, कई बार बचने के लिए चले जाते। राजस्थान में भी जो अब की गंगानगर वगैरह जो इलाके हैं जो पंजाब से लगते हो वो इम्पैक्टेड थे। फिर जो है जनरल वैद्या को तो वहाँ पुणे जा करके वहीं पर मारा था। तो इस तरह की एक्टिविटीज है, बट मेजरली पंजाब वहाँ पर। मेजरली पंजाब था। हाँ। सिख तो एक बड़ी संख्या में पूरे देश में थे और पंजाब में तो डेफिनेटली थे। कभी भी मतलब मुझे अब ये इसलिए मैंने आपसे पूछा कि दिल्ली में भी थे, कानपुर में भी थे, इनफैक्ट 84 का जो दंगा है, दंगा भी क्या है, वो तो एक तरफा मारा गया, उसमें सिख देश के कई हिस्सों में मारे गए हैं, लेकिन मुझे उतने सारे हिस्सों में कभी भी खालिस्तानी मूवमेंट नहीं दिखाई दिया है। तो मेरा मन ये मानने को भी राजी हुआ नहीं, अब आप ज़्यादा क्लियर करेंगे, कि सिखों में कभी भी पॉपुलर रहा है या कोई आम सिख, मतलब ये तो एक अलग बात है कि भाई एट्रोसिटीज़ में कुछ होगा, मतलब इधर से आर्मी से या पुलिस ने कुछ ऐसा कर दिया, कोई निर्दोष भी उसमें पिस गया, उससे किसी को नाराज़गी हो जाए कि यार ये क्या कर रहे हैं, उसका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाए खालिस्तानियों के प्रति या किसी के प्रति, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे कभी भी याद नहीं आता ऐसा कि कभी मैंने किसी किताब में पढ़ा हो कि बहुत पॉपुलर मूवमेंट था एक समय पे। नहीं था। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये इस कम्युनिटी की एक बहुत अच्छी बात है, बड़ी जिंदा दिल कौम है, बहुत जिंदा दिल कौम है, कहते हैं ना। ये देखिए जो 84 में जो दंगे हुए, ज़्यादतियाँ हुई इनके साथ, ये हमको मानना पड़ेगा। जो दिल्ली में जो कत्लेआम हुआ जैसे ना, मतलब दंगा तो मैं कहता ही नहीं उसे, मतलब मसाकर था एक तरह से, आप मान, ठीक है, वन साइडेड मसाकर। उसके बाद भी जो है आप आज भी देखेंगे तो मैं तो, मेरा बहुत आर्मी के साथ जो है ना, मैं लेक्चर्स वगैरह के लिए जाता रहता हूँ। कश्मीर में ये देखा है, जो हमारे जो कहते हैं ना सिख जो सोल्जर्स हैं, उनका आप जोश देखिए, उनका जज्बा देखिए। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा तो वहाँ पर जनरल KJS ढिल्लो थे, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, ठीक है। तो वो जज्बा आज भी इस कौम का मौजूद है। बिजनेस में देख लीजिए, बिजनेस में आप देख लीजिए। और ये कहता ना, ये कम्युनिटी शुरू से लड़ती रही है और अपने दुख, मतलब कहता है जिंदगी एग्जिस्टेंशियल, इनकी स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है, एग्जिस्टेंशियल स्पिरिट, सर्वाइवल बात स्पिरिट से तो कौन इनकार करेगा कि पंजाब, वाकई पंजाब का जो विभाजन हुआ, देश का विभाजन, शायद दो सबसे बड़े सूबों का विभाजन है, एक बंगाल का, एक पंजाब का, और उसमें कोई स्टेक होल्डर नहीं है, उनसे कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो वाकई उनका सूबा तो आपने जैसे भी किया, तोड़ा तो है ही, और परिवार बट गए रातों रात, और पूरे उनके धर्मस्थल इधर से उधर हो गए। मतलब अब आप कुछ भी कहिए विभाजन को, लेकिन उसका सबसे बड़ा दंश सिखों ने झेला। और कत्लेआम के बाद जो गाड़ियां भर भर के हिंदुस्तान आई, वो भी सिखों की ही थी। तो उन्हें आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, आप कैसे खड़े हो गए। हुआ तो है, उसको इंटरप्रेट कैसे कर लिया किसी ने, किस तरफ उनकी दिशा मोड़ दी, वो एक अलग बात है। बहुत फेस किया है इस कम्युनिटी ने, आज से नहीं, शुरू से लड़ती आई है, गुरुओं के वक्त से लड़ती आई है। और बड़ा कुर्बानी का, शहादत का बहुत स्ट्रॉन्ग जज्बा है इनके अंदर जो है, और बहुत ही एक उच्च स्तर की आध्यात्मिकता, एक आपको ना सर्विस जो सेवा की भावना क्या। और मैं बड़ा यहाँ पर, मैं ये बात बड़ा ब्लंटली कहूँगा, जनरली आप हिंदूज के अंदर आप देखेंगे तो हम लोग बड़े रिचुअलिस्टिक टाइप के, एक अजीब सा कहता ना, इसको जैसे जनरली पाकिस्तान आर्मी कहा जाता है कि आप हिंदू बनिया माइंडसेट का है, ठीक है, जैसे ना कैलकुलेटिव कैसे, वो चीज़ आपको सिखों में नहीं मिलेगी। मतलब उनके अंदर जो ना बड़ी एक पूरी दिलेरी के साथ, बड़ी दरिया दिली के साथ लोगों की सेवा करना, और पूरी फराक दिली के साथ ये लोग करते हैं। तो वो चीज़ आपको माननी पड़ेगी। आप राजस्थान आ जाइए, वहाँ पर जो है, अब कैन यू इमेजिन, जो हमारा सदर्न राजस्थान का पार्ट है, जहाँ पर बड़ा एक्सट्रीम ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर जो उस एरिया में जो प्रोमिनेंट 2-3 जो ढाबे हैं मेन हाईवे पर, वो सिख लोग चला रहे हैं, आज से नहीं 30-30, 40-40 साल से चला रहे हैं। और अभी भी जो अपना सुबह मंडी जाते हैं लेकर के, और कोई चेहरे पर इतना भी शिकन नहीं। अच्छा, कनाडा की आप बात बार बार इस पॉडकास्ट में कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा भी मुझे बताएं कि अगर वो एक पॉपुलर मूवमेंट नहीं रहा, हिंदुस्तान में भी नहीं रहा, कनाडा में तो बहरहाल है ही नहीं, खुद कैनेडियन गवर्नमेंट भी, अब ट्रूडो जैसा कोई बीच में आ जाता है तो आ जाता है, लेकिन आप बता रहे हैं, कह रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि भाई वोटों के लिए कर देते हैं। किसके वोट? जब वो मूवमेंट पॉपुलर ही नहीं है, जब उसकी कोई डिमांड ही नहीं है, जब कोई चाहता ही नहीं है, तो फिर किसके वोट पटाने की कोशिश है? देखिए कनाडा जैसी कितने वोट है? वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, तो वहाँ 5-5, 6-6 हज़ार वोट भी मैटर करते हैं, ठीक है। जैसे ना वो आपको, हमें हंसी आती है जब हम सुनते हैं भाई रेफरेंडम में कितने आए, 4000 लोग आए, ठीक है, 4000 लोग। यहाँ भारत में कहीं सड़क पर एक्सीडेंट खड़ा हो जाता है, वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं कोई ट्रक में से जो है
कहते हैं ना चावल के बोरे गिर जाते हैं, वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं लूटने, लेकिन वहाँ पर मैटर करता है। प्लस दूसरा जो है ना, जैसा कि मैंने बताया कि खालिस्तानी इसका इकोसिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, चाहे वो एकेडमिया हो, पुलिस हो, इंटेलिजेंस हो, स्टेट के अंदर हो, इनके लोग ऊपर के लेवल पर बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। वो जा करके जो है उनको ब्रीफ करते हैं, वहाँ के पॉलिटिशियंस को, पॉलिसी मेकर्स को, थिंक टैंकर्स, और उनको समझ नहीं है इन चीज़ों की, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। वहाँ जाकर वो उनको बताते हैं जा करके, तो इसलिए उनको लगता है कि भाई ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर आपको सपोर्ट चाहिए लोगों का। और ये जो अभी जो है जो नए जस्टिन ट्रूडो के बात है अकॉर्ड ने, ये भी देखिए अभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भारतीय व्यवस्था को, हमारे लोगों को जो है ना प्रयास भी करने होंगे। इंडियन डायस्पोरा जो है वहाँ पर आपका जो है ना, नॉन खालिस्तानी डायस्पोरा या हिंदू डायस्पोरा, उनको फर्मली इनके सपोर्ट में आगे आना होगा, मतलब, और उसके लिए हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स आने चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं आए तो देखिए वो भी, उनकी भी एक लोकतंत्र की मजबूरी तो होती है। सही है। और भारत सरकार को भी अपनी पॉलिसी थोड़ा सा क्लियर करनी होगी। अभी जो एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि मतलब जनरली जो कहते हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक स्टैंड के अंदर हम लोग लूज पड़ रहे हैं। देखिए पंजाब में अभी जो है ना, पंजाब कई बार जो है ना, लोकल पॉलिटिक्स का भी बड़ा एक इस पर एक इम्पैक्ट है। आपकी गवर्नमेंट, जैसा कि वहाँ लोग बताते हैं, बड़ी वीक गवर्नमेंट है, ठीक है ना सर, से मतलब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर बड़ा वीकनेस है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये। तो फिर उसको लेकर के लोकल पॉलिटिकल राइवलरीज में जो ठीक है भाई, कांग्रेस का किसी टाइम पे था तो आप एक है ना, एक लोगों का सपोर्ट गेन करने के लिए आप भी, कांग्रेस की ये जातियाँ थी, वो थी, दुनिया भर का ये था, तो उसके चक्कर में कई बार आप एक लिमिट क्रॉस करके फिर आप जो रेडिकल्स हैं उनको प्लीज करना शुरू कर देते हैं। अब कोई ज़रूरत नहीं है कि जो ब्लैक लिस्टें बना रखी हैं पुरानी, जिसके अंदर वो हार्ड कोर खालिस्तानी रेडिकल्स हैं, उनको आप उससे निकाल दें। आप अपना एक आइडियोलॉजिकल फ्रंट तो मजबूत रखें, मतलब जो ना उस पर आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं किसी को। और ये एक दुनिया का नियम रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कश्मीर के अंदर तो हमने देखा है, जमाते इस्लामी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, कई बार आपको हमारे जो इंटेलिजेंस के जो वेटरन्स हैं, बाबू लोग और दुनिया भर के जो लोकल, वो अब बताएंगे आपको कि नहीं साहब आप इनसे बात करिए, इनको अपीज कर लिए, टैक्टिकली इनके अगेंस्ट खड़ा कर दिए। ये सब चीज़ें जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, उनके साथ ये चीज़ें चलती नहीं है। वो सिर्फ टाइम बाय करते हैं, आपको एंगेज करने के लिए करते हैं। करना तो अगर आप वही है जो उन्हें करना वही है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो आप जमाते इस्लामी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ टाइम के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपके होंगे नहीं। लाइकवाइज जो खालिस्तानी रेडिकल्स हैं, इस तरह के लोगों के आप जो है ना, सिर्फ एक उनको प्लीज करने के चक्कर में, अकोमोडेट करने के चक्कर में, अगर आप जाके उनके लोगों से आप कनाडा में गुरुद्वारों में मिल रहे हैं जा करके, और आपको लग रहा है कि ठीक है, हमने किसी ने आपसे अच्छे से बात कर ली और थोड़ा बहुत चाय वाय पिला दी, नहीं जी हम तो दोस्त है जी, और आप समझ रहे कि हमने इनको कल्टीवेट कर लिया, ग्रूम कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं उल्टा पड़ेगा। रेलेवेंट कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं। आप उनको रेलेवेंट कर रहे हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप एक आइडियोलॉजिकल काउंटर नैरेटिव जो है, आपको अपनी बात पर अड़े रहना होगा। और ये जंग जो है ना, एक तो काइनेटिक लेवल पर फाइट होगी, जहां पर अगर ठीक है बम गोला चलता है तो उसका जवाब तो उससे दिया जाएगा, लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल पर आपको मौके मौके पर इनको काउंटर करना होगा। अदरवाइज आप पब्लिक में एक बड़ा कंफ्यूज्ड सिग्नलिंग करेंगे, मैसेज ही कंफ्यूजिंग जाएगा कि भाई ठीक है ये तो सही कह रहे हैं, सरकार बताया, फिर जो है एस्टेब्लिशमेंट ही अगर इनको अकोमोडेट कर रहा है तो उसका फायदा क्या। आप बात कर रहे थे पाकिस्तान की, मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में ये ज़रूर दर्ज हो जाए, क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट के बहुत चर्चित चेहरे पाकिस्तान में रहते हैं। और शुरुआत में जब मुझे खालिस्तान के बारे में पता चला, थोड़ा अजीब सा लगता था कि ये हिंदू सिख नाम के लोग पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, ये आईएसआई कैसे, मतलब इनका दिल कैसे गवारा कर रहा है कि वहाँ रह के आप भारत के खिलाफ कुछ भी कर रहे हैं। तो जैसे बब्बर खालसा इंटरनेशनल चीफ है, वधावा सिंह लाहौर में रहता है ना। इसमें बात हो रही थी कि जैश ए मोहम्मद और खालिस्तानी नेटवर्क्स के बीच नार्को टेरर लिंक्स की बात हो रही है। वो यहाँ से पैसा कमा रहे हैं नशा बेचकर पंजाब में। 80 में भी ये था आईएसआई खालिस्तान जिहादी नेक्सस, और ट्रेनिंग भी दी जाती रही है। और आप पॉडकास्ट से पहले ये भी कह रहे थे कि ये तो बस जिहादियों की नकल करने वाला मूवमेंट है। तो थोड़ा मुझे इसके बारे में बताइए आप। देखिए बात ये कि आप जो है ना, जब किसी के साथ, एक बड़े बदमाश के साथ आप लंबे समय तक रहते हैं, फिर आप उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप कह रहे भाई क्या आदमी है, बड़ा शेर आदमी क्या है। जो गैंगस्टर्स वैंगस्टर्स जो होते हैं जनरली, उनकी कमज़ोर आदमी उनकी तारीफ करने लगता है, ठीक है ना। तो अब ये इनके साथ वही किस्सा है, ठीक है। तो नहीं, अब ये वहाँ रह रहे हैं, इनको ट्रेनिंग सर से और दुनिया भर का फैसिलिटेट तो ऐसा ही करती है इनको से, तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं पूरी। आपका कहता है ना, एक वो अंदर एक चारित्रिक बेईमानी आपके अंदर आई जाती है, ठीक है। ड्रग्स रैकेट में पैसे भी कमाने शुरू कर दिए, वो सब चीज़ें तो वहाँ पर हैं, ठीक है।
तो अब ये ठीक है, इनके नाम जिनके लिए खालिस्तान मांग रहे हो उन्हें नशा खिला खिला के बर्बाद कर दिया। हाँ, वही अब तो आइडियोलॉजी तो खत्म हो गई ना। वो तो जनरली सबसे होता क्या है कि आप आइडियोलॉजी के अंदर जब आते हैं ना, बड़े मॉरल स्टैंड पॉइंट लेके, एक टाइम आता है जब आपकी ह्यूमन वीकनेसेस सामने आनी शुरू होती है, ठीक है, और आप फिर झूठ बोलना शुरू करते हैं, आपकी बेईमानियां सामने आती हैं, आप कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। और ये इनके साथ इकलौता नहीं है, आप ग्लोबली देखेंगे तो सभी टेरर ग्रुप्स के साथ यही है। कश्मीर के अंदर जो हुर्रियत के बड़े बड़े नेता थे, वो क्या थे, उनके सबके बच्चे विदेशों में थे और खुद बड़े बड़े मॉल्स बना के, यासीन मलिक वगैरह बड़े बड़े बाजारों पर कब्जा करके बैठे हुए थे, ठीक है। वो उनके बच्चे थोड़ी लड़ने जाते थे। हमास के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन सबकी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं कतर वतर के अंदर सारे, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ थे। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अब ये वहाँ पर अपना सेफ हेवन्स में बैठे हैं। अब ये वहाँ बैठ के अगर कुछ और ना करें तो इनके लिए क्या है, आप मुझे बताइए, क्या क्या काम देगा कोई इनको। तो ये जो जनरली एक होता है कि एजेंसीज में की कल्चर होता है कि जो एसेट्स कल्टीवेट करती है ना, तो फिर एक लिमिट के बाद एसेट की यूटिलिटी खत्म हो जाती है ना, उसके पास कुछ देने को होता है, तो फिर वो उसके बाद भिखारी बन के रह जाता है और उसकी दया का पात्र बन के रह जाता है। एजेंसीज क्या करती हैं, उनको कुछ कुछ छोटा मोटा दे करके एंगेज रखती हैं कि कभी शायद काम आ जाए, क्या सर, इस तरह की बातें होती हैं। तो ये चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। अब बस इनके नाम कहने को ज़रूर सिख हिंदू हैं, बट दे आर बेसिकली क्रिमिनल्स जो पंजाब में बैठे हुए। और अभी तो कईयों को तो मार भी दिया गया है, वो पंजवार अंजवार, और उनको जो है सर से इनफैक्ट मेरे पास नाम भी थे क्योंकि इसमें कि हाँ, हरमीत सिंह को मारा था, हरविंदर सिंह संधू रिंदा उसको मारा था, ये सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में इन्वॉल्व था 2022 में। हरमीत सिंह को मारा था 2020 में, हरदीप सिंह निज्जर को तो कनाडा के अंदर 2023 में मारा था, इधर से ना। फिर आपका अवतार सिंह खांडा, रिपु दमन सिंह मलिक, ये सारे तो इनकी ट्रेनिंग जो होती थी टेरर कैंप्स में सेम होती थी जैसी ट्रेनिंग तो भाई ट्रेनिंग तो डेफिनेटली उनके साथ मिलते थे। वो सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं था, एक वो नेटवर्किंग का, सोशलाइजेशन का और इंडोक्ट्रिनेशन का भी एक बड़ा वो था। तो ये बेसिकली देखिए, इनका जो पूरा जो प्रयास है ना, ये एक आपका जो है ना डुप्लीकेट किस्म का एक एब्राहमिक सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश है, ठीक है सर, सिखिज्म में के अंदर जो जिस तरह की उनके साथ देखिए। अब चूंकि प्रॉब्लम इनका ये है कि अब टेक्स्ट को इन्होंने डिस्टॉर्ट इतना कर दिया, सब कुछ कर दिया। बीच में तो आई थिंक कोई इनके जमादार थे वहाँ पर, वो जो है बीफ खाने की भी बातें करने लगे। लेकिन बात यह कि आप जो चीज़ लोगों के कहते हैं ना, जो यहाँ पर जो भारत में जो सिख बैठा है उसके मन के साथ ही नहीं मिलती है जो चीज़, आप उसको कितना झूठ कितना बोल सकते हैं। पर आप ये भी कहते हो कि अब जो इसके साथ जुड़े हैं वो लोअर इनकम वाले लोग हैं, कम पढ़े लिखे बैकग्राउंड्स वाले लोग हैं। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि एकेडमिया में पढ़े लिखे, वो मैं बताता हूँ उसमें हाँ, वो लीडरशिप देखिए वहाँ पर जो एक वो है सेकंड जनरेशन लीडरशिप वहाँ पर, ठीक है, जो इसमें बाकी लोग ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स गए कनाडा, बहुत सारे मतलब सिक्स भी काफ़ी गए, तो वो उनके कईयों के पेपर्स पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये पतवंत सिंह पन्नू वगैरह उनको बड़ी लालचें देते हैं कि भाई ठीक है, आप इसमें हमारा सपोर्ट करना शुरू कर दो, रेफरेंडम में आ जाओ, फोटोग्राफ्स खिंचवा दो, हम आपके पेपर्स क्लियर करवा देंगे। फिर एक फौज जो लोअर लेवल वर्किंग क्लास जो है ना, जिनको इन जलसों में जाने के किसी को $400 मिल गया, $300 मिल गया, तो वो मास क्राउड जो आपको सपोर्ट में दिखेगा वो दिखेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट 3 दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें कनाडा के एक जर्नलिस्ट थे जो इंडिया आए हुए हैं, तो वो ये पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, वो कनाडा की स्थिति बता रहे थे और उसमें वो यही बात कह रहे थे, मैं हैरान हुआ। उन्होंने बताया कि भाई एक जो वो है पंजाब से बाहर निकलने की, कहीं चला जाऊं, ये किसी भी तरह पहुंचते हैं कनाडा, कागज़ पूरे होते नहीं हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, कर्जा सिर पे बहुत सारा है, वहाँ इनको गैंगस्टर फंसा लें, कोई फंसा, और गैंगस्टर मतलब वही आप जो खालिस्तानी वाली बात कर रहे हैं, बंदूक चलवा कुछ करवा लो, बस वो वापस नहीं जाना चाहता। और कनाडा के नियम कानून इतने कमज़ोर हैं कि वो भारत के मुकाबले भी कमज़ोर है और वहाँ की पुलिस भी कमज़ोर है। और हमें यहाँ बैठ के भले ही लगता रहे, लेकिन कनाडा एक उदार मुल्क है जो हमेशा मतलब तैयार ही नहीं था कि कभी ऐसी चीज़ों से फेस करनी पड़ेंगी कि अचानक हिंदुस्तान से ऐसे लोग पहुँचने लगेंगे कि वो फ़ायदा उठाने लगेंगे उनके कानूनों का। और अब वहाँ खालिस्तानी और अपराधी फ़ायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको रोक के बता रहा हूँ, वो ये कह रहे थे कि भाई ये हाल हो चुका है कि कैनेडियन से बात करने में डर नहीं लगता है, लेकिन सड़क पे 2 लोगों ने गाड़ी रोक रखी है, पीछे जाम लगा है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं उनमें से कौन गुस्सा होके गोली मार दे आपके। और वहाँ कोई बहुत बड़े ऐसे कानून वानून कुछ नहीं है, वो अपना कुछ वक्त की जेल जाल हो जाएगी। उल्टा उसके लिए तो अच्छा ही है कि वो कनाडा रुक गया, अब वो हिंदुस्तान भी नहीं जा रहा, वहाँ पर यहाँ पर नहीं आएगा। सुन के ही घबराहट होने लगी। और अब आप आज ये पॉडकास्ट में आपके साथ करिए ना। अभी देखिए मैं आपको बताऊँ,
कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले एक्चुअली वेस्ट जो है ना इन मामलों में, ये यूरोपियंस की अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो जिहादी टेररिज्म हो, चाहे ये सिख टेररिज्म हो, खालिस्तानी टेररिज्म हो, इनको लेकर के बहुत ही नैरो और फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग थी, जिस सिर्फ एक आप इंडिया हेट्रेड को लेकर के, चीज़ों को लेकर कितना चलेंगे और आप उसके नतीजे आप खुद भुगत रहे हैं अभी आप, ठीक है। लेकिन फिर भी यूके में एक ब्लूम रिव्यू करके एक रिपोर्ट आई थी उनकी, ठीक है, कुछ सालों पहले, जिसमें फर्स्ट टाइम आई थिंक उन्होंने एडमिट किया कि ये एक थ्रेट है, टेरर थ्रेट है। कनाडा के अंदर 2025 के अंदर इनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, जिसके अंदर इन्होंने माना है कि भाई खालिस्तान एक थ्रेट है। लेकिन अभी भी वो ये कह रहे हैं कि पीसफुल एडवोकेसी ऑफ खालिस्तानी कॉज इज नॉट अनलॉफुल, ठीक है ये। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई ये सोच रहा है कि खालिस्तान इंडिया के लिए थ्रेट है, तो वो मतलब ही इज लिविंग इन सम काइंड ऑफ एन इल्यूजनरी वर्ल्ड, ठीक है सर। वो अपना कहते हैं ना किसी ख्वाबगह में रह रहे हैं, ठीक है सर। और अगर ठीक है भारत में तो कुछ होगा भी सही, अगर कि पहली बात तो कोई मास लेवल के वायलेंस के सपोर्ट सिस्टम है नहीं, अगर कुछ होगा भी तो भारत की जो हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, जो सेंट्रल फोर्सेज है, वो अगर अपने लेवल पर आ गए तो इनको टैकल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं हो जाएगा। हमारे पास बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो चाहे कश्मीर हो, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये मेजर थ्रेट है कनाडा के लिए, वेस्टर्न सोसाइटीज़ के लिए। तो उनको अगर हम जो कह रहे हैं तो वो ये ना सोचें कि भाई ये जो है ना इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए कह रहा है, आप अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचें। कनिष्क कहाँ हुआ था सर? कनिष्का कनाडा में। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए प्रॉब्लम ये कि हमारी गवर्नमेंट भी और हमारी जो MEA वगैरह वो इस बात को ठीक से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं कि 3 बातें मैं कहूँगा। देखिए पहली बात तो वो ये कन्वे कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए कि खालिस्तान मूवमेंट इज़ नॉट लिबरल मूवमेंट, इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ठीक है। और ये बात जो चूंकि इनके जो बड़े दोस्त बनते हैं ना सारे के सारे लेफ्टिस्ट ह्यूमन राइट्स ग्रुप वगैरह, उनको ये बात कन्वे करना ज़रूरी है। सेकेंडली, ये कोई ह्यूमन राइट्स के अंदर भी अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो जो ज़्यादतियाँ इन्होंने माइनॉरिटीज़ के साथ, हिंदूज़ के साथ, फीमेल्स के साथ की हैं, वो किसी एंगल से इनको ह्यूमन राइट्स की बात में उसके ऊपर जो है ना कोई उनका चैंपियन नहीं बनाती है। थर्डली, जो इनके जो विचार हैं, चाहे वो आपने देखा हो खालिस्तान टेररिज्म के टाइम में पंजाब में म्यूजिक बंद हो गया था, ठीक है, इनके जो फीमेल्स को लेकर के थॉट्स हैं वो किसी तालिबान स्टाइल उससे कम नहीं है। तो अगर कोई मॉडर्न लिबरल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फोर्सेस इनको सपोर्ट कर रही हैं तो फिर वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में, और ये बात कहीं ना कहीं हमारे थिंक टैंक्स को, हमारी मीडिया को, इंडियन एक्सपर्ट्स को, डायस्पोरा को, गवर्नमेंट को आगे कम्युनिकेट करनी चाहिए। सेकेंडली, दूसरी बात ये कि साहब ये जो है सर से ये थ्रेट आपके लिए ज़्यादा है, हमारे लिए नहीं है उतना थ्रेट, ठीक है। जैसे प्लस इनके क्रिमिनल नेटवर्क्स, उस पर आप बात करें ना, जैसे कि ये जो ड्रग रैकेट्स के नेटवर्क्स हैं, गैंगस्टर नेटवर्क्स हैं, यहाँ तो ठीक है अगर ज़्यादा वो होगा तो आपको पता ही यहाँ पर क्या इलाज होता है इनका, ठीक है। सिर्फ वहाँ पर जो है वहाँ कोई इलाज नहीं, तो उनके लिए बड़ा थ्रेट है ये। और दूसरा एक तीसरा पॉइंट जो है ना नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सरकार इसमें आई थिंक कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड पॉलिसीज हमारी अपनी भी हैं, तो ये एक इनको थोड़ा सा बात करनी, मतलब सरकार को और हर लेवल पर सिख रिलीजियस लीडरशिप को भी, कि ये किस तरीके से जो मेन जो सिखिज्म की जो टीचिंग्स हैं, जो गुरु नानक देव जी की, गुरुओं की जो बातें हैं, उनसे किस तरह से डिविएट कर रहे हैं। और क्या आप ये भी मानते हैं कि कनाडा या अमेरिका से एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी होनी चाहिए इस मामले में? एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी वो एक प्रोसीजरल इशू है मेरे लिए, ठीक है। एक्स्ट्रेडिशन नहीं, लेकिन इसीलिए तेज करना चाहिए शायद, क्योंकि जिस तरह से यहाँ से ऑपरेट करते हुए वहाँ गोलियां चलवा लेते हैं, एक तो गैंगस्टर वाला मामला है और आप खालिस्तानी वाला भी बता रहे हैं, तो क्या अब इसमें तेजी नहीं आनी चाहिए? केवल इसी वजह से मान लीजिए कि भाई तेजी बिल्कुल आनी चाहिए, फिर से उग्र होने लगेगा। नहीं, तेजी बिल्कुल आनी चाहिए, और उसके लिए तो भारत सरकार प्रयासरत भी है। कहीं ना कहीं गुड सेंस इज प्रिवेलिंग अमंग दोज गवर्नमेंट्स आल्सो, ठीक है। जैसे अभी जैसे कनाडा के अंदर भी आप देखेंगे तो वो लोग, उनको ही बातें कुछ कुछ समझ में आ रही हैं सारी, तो डेफिनेटली एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज़ वगैरह इंपॉर्टेंट हैं, और वो एक मतलब आई थिंक उसके लिए प्रयास भी चल रहे होंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट्स में देखूँ तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली एक तो नैरेटिव और डोमेन के अंदर काफ़ी इसको काउंटर करना चाहिए हमें। दूसरा जो है ना कि आपका हमारी खुद की अपनी पॉलिसीज़, या आप तो खुद ही जीत रहे हैं, देखिए इनका कोई सपोर्ट सिस्टम है नहीं, उसके बाद आप क्यों वीकनेस की बातें कर रहे हैं? इनको खालिस्तानी रेडिकल्स को और इनकी आइडियोलॉजी को अकोमोडेट करने की ज़रूरत क्या है? कोई कर रहा है, उसकी चीज़ें तो वैसी ही दिख रही हैं अभी। क्या मैं ज़्यादा क्या कहूँ इस बारे में, क्या क्यों आप ब्लैक लिस्ट से क्यों इस तरह के बदमाशों को फ्री कर रहे हैं? आपका नैरेटिव कहाँ पर है? आप मुझे बताइए। आप जिस तरह के जो मेन गुरुद्वाराज हैं वहाँ पर जिस तरह की बातें प्रचारित की जा रही हैं, उसमें जाकर के आप सुने, उसको काउंटर क्यों नहीं कर रहे? और दूसरी बात ये कि एक जो काउंटर नैरेटिव जो है इस तरह से, भाई बेसिकली चलिए मैं तो कहता हूँ और कुछ मत करिए, आप तो एक रिसर्च प्रोजेक्ट निकालिए, हिस्ट्री ऑफ सिख्स एंड हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म।
आपका जो हाउ द सिख मूवमेंट और आपका जो ना गुरु नानक देव जी का इस जो मामले ट्रेडिशन में था तो हम पहले ही originate बात कैसे कर हुआ? चुके हैं, आप कह ही चुके हैं कि भाई उसमें उसके इंडिया ऊपर के एक थिंक प्रोजेक्ट टैंक्स ही कुछ शुरू करते करते नहीं है। तो वही आप जो है ना, ठीक है, यहाँ पर बड़ी बड़ी आप है ना G20 की बैठकें करवा दें जा करके, तो वो सब चीजें देखिए आपकी बौद्धिक सिक्योरिटी मोर्चे पर कमजोर है देश, ये कह रहे हैं आप? कमजोर है। हम लोग बोरोड चीजों में ज्यादा बिलीव करते हैं सर से, मतलब जो चीजें न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन से कोई लिखेगा तो ठीक है, हाँ बस वही यहाँ से कोई नहीं यहाँ लिखेगा। से कोई फैशनेबल जो चीजें थोड़ा सा, भाई अगर सपोज कोई गोरा लिख देगा तो आपके यहाँ के सारे थिंक टैंक्स, आपकी एजेंसीज पागल हो जाएंगी उसके लिए पीछे। अब हम लोग लिख देंगे क्या, जैसे ये मेरा जो नेशनल इंटरेस्ट में लिखा हुआ जो आर्टिकल था, वहां पर काफी उसको देखा गया, बट मैंने यहाँ पर आई डोंट थिंक किसी ने नजर भी दौड़ाई होगी उसको, ठीक है। तो इसलिए तो ऐसे पॉडकास्ट यस लोग पढ़ते नहीं है। यस तो वो एक थोड़ा हमारा एक गुलाम मानसिकता अभी तक प्रिवेल कर रही है। तो अभी तक आपका सारा जो थिंक टैंक सर्किट भी जो है सर से, जो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट, बड़ी बड़ी बातें हैं साहब, AI ये वो, आपका जो है ना यूरोपियन यूनियन के साथ रिश्ते बना, लेकिन अभी आपके जो यूक्रेन, कोर, हाँ यूक्रेन, इजराइल, हाँ, फिलिस्तीन, आपके कोर मुद्दे क्या हैं उन पर बात करें। अरे जरूरी वो भी है, Yes. पर आपके मुल्क में क्या हो Yes, रहा है yes. थोड़ा इस पर भी गौर आप फरमा कहाँ लो पर कभी हैं? कभी। हाँ बिल्कुल, वो जरूरी, उसके लिए यू नीड ओरिजिनल थिंकर्स ना। मेरा ख्याल है सर, खालिस्तान से जुड़ी जितनी बातें हैं उनमें से लगभग मोटा माटी मैंने आपसे पूछ ली हैं। हालांकि फिर भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जटिलताएं भी हैं जो डिस्कस होनी चाहिए, मगर हमारी कोशिश यही थी कि एक बार खालिस्तान पर बात हो। और सिख परंपरा का सम्मान है। मैंने खुशवंत सिंह का वो सिखों का इतिहास भी पढ़ा है, दोनों पार्ट, क्या ज़बरदस्त परंपरा है। और इसमें कहनी कोई बात नहीं है कुछ भी, कि सिखों ने इस मुल्क के लिए जो किया है वो बहुत आगे खड़े हैं। मतलब उतना करने के लिए बहुत लोगों को बहुत वक्त लगेगा, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और मैं इसलिए बार बार ये भी कह रहा हूँ कि जब मैंने पढ़ा इसके बारे में तो ये पाया कि पंजाब जल रहा था और अगर उस पर पानी डाला है किसी ने तो उसमें सिख सबसे आगे खड़े थे। मतलब उन्हें खुद पता था कि घर जल रहा है भाई, और जिस तरह से उन्होंने वापसी की, और आज पंजाब जितना विकसित है फिर भी मतलब उसके अपने प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, लेकिन देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले पंजाब जहाँ खड़ा है वो वाकई तारीफ के काबिल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी लंबी बातचीत की आपने। मेरा ख्याल है 1.5 घंटा हो गया वो इस पॉडकास्ट को, लेकिन बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिएगा कभी किताब लिखने की। आपकी तो किताबें बिकती भी हैं, आपको तो वो भी खतरा नहीं है कि मैं लिखूंगा तो पढ़ेगा कौन। बिल्कुल जरूर मैं कोशिश करूंगा। तो इस विषय पर जिस पर हम शिकायत कर रहे थे कि हमारे देसी इंटेलेक्चुअल कुछ नहीं कर रहे हैं, अभिनव पंड्या ने नेशनल इंटरेस्ट और फिर ऑब्जर्वर में लेख लिखे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किताब भी लिख दें। किताब हिंदी में भी हो तो अच्छा है। आज की पीढ़ी को समझना चाहिए बिल्कुल कि ये मुल्क कितने झंझावातों से निकल के यहाँ तक पहुँचा है। यस, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया धैर्य से सुनने के लिए। और ये पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आई होप खालिस्तान को लेकर आपके मन में कुछ सवाल अगर चले होंगे तो उनका जवाब इसमें आपको मिला होगा। फिर भी कुछ रह गया हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय लिखिएगा, प्रतिक्रिया लिखिएगा, अभिनव जी की तारीफ लिखिएगा, मेरी आलोचना लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।